Hello guys, 100 like का टारगेट अच्छी स्टोरी ATLG to subscribe करो and support करो। चैप्टर 1। गोमत स्टेशन पर सोना एक्सप्रेस रुकती है। रात के 2 बज रहे होते हैं। 6 फीट 4 इंच लंबा, घुंघराले काले बाल, चील की तरह चौकन्नी आंखें, लंबी सीधी नाक, सांवला सलोना रंग, पतले होंठ, सुडौल शरीर, बहुत गंभीर चेहरा, सदियों से जो कभी नहीं हंसा, वह है अभिलाष डॉक्टर अभिलाष सेन, PhD इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। अभिलाष गाड़ी के A2 कंपार्टमेंट में चढ़ता है। अपनी ई टिकट को अपने मोबाइल में ध्यान से चेक करता है। उसकी बर्थ का नंबर -34 है, मगर जैसे ही वह उस सीट के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक युवती उसकी सीट पर सो रही है। मैडम, ये सीट मेरी है, क्या आप जरा उठने का कष्ट करेगी? अभिलाष ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। आप मेरी ऊपर वाली सीट पर चले जाओ। कंबल के अंदर से एक मधुर आवाज आई। What, मैडम, I don't like changes. Please, get up and go to your seat. अभिलाष ने थोड़ा जोर से गुस्से में कहा। अरे, ये क्या कोई तरीका है बात करने का? रुद्री ने गुस्से में कहा और ब्लैंकेट से बाहर निकली और सीट पर उठकर बैठ गई। कद करीब 5 फीट 4 इंच, रंग गोरा, सुरमई आंखें, छोटी सी गोल नाक, काले घने कंधे तक लटक रहे खुले बाल, गुलाबी मोटे होंठ। वह एक अप्सरा ही है। अभिलाष एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया। फिर वह अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैडम, आप एक तो मेरी सीट पर सो रही हैं, मेरे इतनी बार रिक्वेस्ट करने पर भी आप टस मस नहीं हुई। अब क्या आप मुझे बात करने का तरीका सिखाएंगी? प्लीज अपनी सीट पर जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। भाई हद है, एक लेडी की आप मदद करने से आप कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। मुझे नीचे ही सोना है, ऊपर से अगर गिर गई तो ज्यादा चोट लगेगी, नीचे की सीट पर से गिरने पर कम चोट लगेगी। प्लीज आप मान जाओ, रुद्री ने रोने जैसे चेहरा बनाते हुए कहा। इससे पहले कि अभिलाष उसे कुछ कहता, उसका मोबाइल बजा। अभिलाष ने कॉल उठाया। ब्रह्मा जी ने कहा, अभी तुमने ट्रेन में बोर्ड करने के बाद में कॉल क्यों नहीं किया? अरे, तुम क्यों इतना जिद करते हो? शंकर बीमार था, मगर हरी तुम्हें गाड़ी में आराम से ड्राइव करके 3 घंटे में स्कूल पहुंचा देता। ये फालतू का ट्रेन व्रेन के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। ट्रेन मिडिल क्लास लोगों के लिए है। सिर्फ 200 किलोमीटर के लिए तुम बेकार में इतनी दिक्कत उठा रहे हो। माँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे शंकर के अलावा कोई भी ड्राइवर पसंद नहीं है। अब मुझे सोना है। आज भी बैक टू बैक बहुत सारी मीटिंग्स, बस 2 घंटे का सफर है। सुबह से मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया है। गुड मॉर्निंग माँ। मतलब सुबह तो हो ही चुकी है, अभिलाष ने हंसते हुए कहा। तभी ट्रेन की रफ्तार बदली और अभिलाष गलती से बर्थ पर जा गिरा और अगले ही पल वह रुद्री के ऊपर था। इससे पहले कि अभिलाष संभल पाता, रुद्री ने गुस्से में उसे पीछे की ओर धकेलते हुए कहा, व्हाट द हेल, आप क्या अपना बॉडी का बैलेंस भी नहीं बना सकते? इतने भारी भरकम शरीर के साथ मेरे ऊपर गिर पड़े। अभिलाष ने खुद को संभालते हुए कहा, आई एम सॉरी मैडम, ये मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया है, और वैसे भी आप ऐसी कोई खूबसूरत है भी नहीं कि मेरा किसी भी तरह का एडवांटेज उठाने का मन करेगा। यू, हाउ डेयर यू। अंकल, आप मुझे इरिटेट मत करो, रुद्री ने अपने इंडेक्स फिंगर को अभिलाष की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा। इंफ लेडी, आप आराम से अपनी सीट पर जाओ, नहीं तो मुझे जबरदस्ती आपको आपकी सीट पर पहुंचाना पड़ेगा। अरे यार, प्लीज इतने कठोर मत बनो, मुझे इसी बर्थ पर सोने दो। आखिर एक लेडीज की मदद करने में आपको पुण्य मिलेगा, रुद्री ने प्यारे से मासूम बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहा। नो मीन्स नो। औरतें वैसे भी मर्दों के बराबर होती हैं, बराबर का हक मानती हैं, तो फिर स्ट्रॉन्ग बनो। आप कोई सीनियर सिटीजन नहीं हो, उन्हें ढलती उम्र के साथ बहुत परेशानी होती है। आपका क्या है मैडम? आप तो जवान, तंदुरुस्त और काफी बोलने वाली हैं। प्लीज मुझे सोना है, आप अपनी सीट पर जाओ। अभिलाष ने अपने इंडेक्स फिंगर को रुद्री की सीट की ओर इशारा करते हुए थोड़ी जोर से रुद्री को कहा। थैंक गॉड, दूर दूर तक सारे यात्री खराटे लेकर सो रहे हैं। आपने तो औरतों की तरह झगड़ा करने में PhD कर रखी है। अगर मुझे गिरने की वजह से चोट लगी तो उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। खून, रुद्री ने अपनी ऊपर वाली सीट पर जाते हुए बदबद कर कहा। पूरे आधे घंटे बर्बाद कर दिए। ओह गॉड, सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देखा था? अभिलाष ने अपने बर्थ पर सोते हुए कहा। रुद्री और अभिलाष अपनी अपनी सीट पर गहरी नींद में डूब चुके थे। अचानक से अभिलाष को एक डरावना सपना दिखा। ये सपना उसे बचपन से आता था। अंधेरी कोठरी में ठंड से ठिठुर रहा था, उसे बहुत तेज बुखार था, वह बेहोश था। अचानक से अभिलाष की आंखें खुली और जैसे ही वह उठकर खड़ा हुआ तो देखा रुद्री ने करवट बदली और सीट से वह नीचे गिरने ही वाली थी कि अभिलाष ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। रुद्री घोड़े बेचकर सो रही थी। अभिलाष बस एक टक मासूम रुद्री को देखता रहा। उसे उसने अपने बर्थ पर सुला दिया। अभिलाष ने अपने मन में कहा, कोई इतना बेखबर होकर कैसे सो सकता है?
मुझे तो नशे में भी इतनी प्यारी नींद नहीं आती। तभी रुद्री का अलार्म बजा। वह हड़बड़ा कर उठी। अरे, मैं खडूस अंकल की सीट पर कैसे आ गई? रुद्री ने अपनी बड़ी बड़ी काली झील से गहरी आंखों को मसलते हुए कहा। वॉट नोसेंस, हाउ डेयर यू, मुझे आप अंकल कैसे बुला सकती हो? आपको नीचे गिरने देना चाहिए था। अभिलाष ने गुस्से में अपनी इंडेक्स फिंगर को रुद्री की तरफ दिखाते हुए कहा। अरे, आप इतनी छोटी उम्र में खडूस अंकल की तरह बातें करोगे तो क्या लोग आपको इस नाम से नहीं बुलाएंगे? आई डोंट लाइक चेंजेस, गो टू योर सीट, वगैरह वगैरह। और 1 मिनट, क्या मैं गिरने वाली थी? देखा, मैंने कहा था ना कि मैं गिर गई तो। रुद्री ने बहुत ज्यादा बहस करते हुए कहा। अभिलाष ने रुद्री का मुंह दबाते हुए कहा, जस्ट शट अप, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। अरे, आप हटो, मेरा स्टेशन आने वाला है। और एक बात, यहाँ मिले हो अंकल, और अब कहीं नहीं मिलना। रुद्री ने अपना बैग टांगते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर अभिलाष को कमेंट मारते हुए कहा। इससे पहले कि अभिलाष कुछ कहता या करता, रुद्री फटाफट वहां से भाग खड़ी हुई। ट्रेन विशुपुरम स्टेशन पर रुकी। रुद्री एक दूसरे कंपार्टमेंट की गेट से धीरे से स्टेशन पर उतरी। सुबह के 4 बज रहे थे। उसने ऐप के द्वारा एक कैब बुक कर ली थी। उस कैब में बैठी और कैब वाले से कहा, भैया, MST इंटरनेशनल स्कूल सबसे शॉर्टकट वाले रास्ते से पहुंचा दो, बड़ी मेहरबानी होगी। आपको रास्ता तो पता है ना? ऐप के चक्कर में मत रहना, इंटरनेट कनेक्शन नहीं मतलब। गए काम से बॉस, आपको रास्ता तो पता है ना? मुझे बेकार में कहीं भी लटकना और फंसना पसंद नहीं। ड्राइवर ने कॉन्फिडेंटली कहा, मैडम, मैं यही पैदा हुआ और अब मेरी उम्र 35 साल है। यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। आप निश्चिंत रहो, आपको आराम से स्कूल पहुँचा दूंगा। ऐसा कहकर उसने गाड़ी को शॉर्टकट वाले रास्ते पर ले लिया। वहीं दूसरी ओर अभिलाष को रिसीव करने के लिए उसका पर्सनल असिस्टेंट प्रवीण ठाकुर स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। अभिलाष ने जल्दी से पार्किंग की ओर जाते हुए कहा, शॉर्टकट से चलो, मुझे सोना है। फालतू के लोगों की वजह से मैं आराम नहीं कर पाया। जी सर, बस आधे घंटे में मैं आपके रो हाउस में पहुंचा दूंगा। आप आराम से आंखें बंद करके सो जाइए। आपका आज का स्केड्यूल मैं आपको मेल कर दूंगा, प्रवीण ने कहा। ऑल राइट। अभिलाष ने गाड़ी के पीछे वाली पैसेंजर सीट पर आंखें बंद करके आराम करते हुए कहा। कैब में, भैया, स्कूल कैंपस में जो गर्ल्स हॉस्टल, जिसे पेरिविंकल विंग के नाम से जाना जाता है, बस सीधे वही उतार देना, रुद्री ने ड्राइवर को कहा और रेक्टर को कॉल कर दिया। जी मैम, ड्राइवर ने धीरे से कहा। रेक्टर दीपा ने पूरी नींद में डूबे हुए कॉल को उठाया। कौन बोल रहा है? बोलो, क्या बात है? इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल किया? दीपा, मैं मैथ्स की न्यू फैकल्टी रुद्री रॉय बात कर रही हूँ। प्रिंसिपल मैम ने आपका नंबर मुझे इंटरव्यू के बाद दिया था। कहा था कि जब तक मुझे किराए का ढंग का घर नहीं मिल जाता, तब तक मैं हॉस्टल की स्पेशल गेस्ट रूम में टेम्पररी तौर पर रह सकती हूँ। रुद्री ने दीपा को बात की पूरी बैकग्राउंड को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। मगर मैम, मुझे तो कोई मैसेज नहीं मिला। आप एक बार प्रिंसिपल मैम से बात कर लो, वो एक बार मुझे कह देंगी तो आप आराम से यहाँ गेस्ट रूम में रह सकती हो, दीपा ने थोड़ा रफ टोन में कहा। तभी कैब का टायर बर्स्ट हो गया। रुद्री के मुंह से हल्की सी चीख निकली। ओह नो, अब क्या होगा? तारांकन 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 तारांकन। डियर रीडर्स, आपने जो प्यार और रुचि इंटेंस लव ए इम्पॉसिबल लव स्टोरी नावल के लिए दिखाया है, उसके लिए आपका अत्यंत आभार। आप इसके अलावा एक और प्रेम में यात्रा, जो कि एक और पैशनेट लव यात्रा है, फितूर तेरे इश्क का एक पैशनेट लव स्टोरी में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आशा है कि आपके और मेरे जीवन में प्यार के इस दोगुने डोज दोहरे प्रेम जर्नी को हम बहुत एंजॉय करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद और आपको ढेर सारा प्यार। प्रोलॉग प्रस्तावना ऑफ FITOOR टेरर इश्क का एक पैशनेट लव स्टोरी। प्रोफेसर अद्विका सिंह अपने पिता ब्रिगेडियर शिव सिंह और माता डॉक्टर ईशानी सिंह की इकलौती बेटी हैं। अपने जीवन में बहुत खुश हैं। तभी उसके पिता की बचपन की दोस्त माइत्री तोमर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव अद्विका के साथ लेकर आती है। ध्रुव तोमर बर्फीले पहाड़ की तरह शांत और निर्दयी है। ध्रुव औषधीय पौधों के कुशल वनस्पति शास्त्री हैं। अद्विका बहुत प्यारी और मिलनसार इंसान है, लेकिन अद्विका इस शादी के लिए तैयार नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके माता पिता उसे ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए कैसे कह रहे हैं जिसे उसने कभी नहीं देखा। क्या ध्रुव और अद्विका का कोई अतीत है? क्या सारे राज खुल जाएंगे? क्या अद्विका ध्रुव के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी जारी रखेगी? क्या ध्रुव अपने शांत स्वभाव और व्यक्तित्व से अद्विका के हृदय में प्रेम का दीपक जला पाएगा? प्रतिशोध की ज्वाला में क्यों जल रही है माइत्री? क्या माइत्री के पति डॉक्टर वरद तोमर अपनी प्यारी बहू अद्विका की मदद कर पाएंगे?
अद्विका को मायत्री के प्रतिशोध की लपटों से कौन बचाएगा? इस भावुक प्रेम कहानी को जानने के लिए पढ़िए यह उपन्यास फितूर तेरा इश्क का और जुड़े रहे पॉकेट एफएम के साथ। ध्रुव, क्या हुआ? क्या सब ठीक है न? अद्विका ने ध्रुव की चिंता करते हुए पूछा। हाँ, वह ध्रुव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। आप यह ब्लैंकेट क्यों धो रहे हो? अद्विका ने थोड़ा सा परेशान होते हुए पूछा। पानी गिर गया था। नहीं, वह चाय गिर गई थी। नहीं, वह कॉफी गिर गई थी। नहीं अद्विका, आपकी वजह से मेरा नीचे का अंडरगारमेंट वेट हो गया था, फिर उसकी वजह से ब्लैंकेट भी खराब हो गया, ध्रुव ने बड़े ही मासूमियत के साथ कहा। मासूम से ध्रुव का चेहरा देखकर अद्विका ने बड़े ही प्यार से कहा, इट्स ओके माय लव। ध्रुव के हाथ से ब्लैंकेट छूट गया। ध्रुव ने अद्विका की कमर पकड़ी और उसे धीरे से अपनी ओर खींच लिया, फिर उसके अपने होठों को अद्विका के होठों पर रख दिया। अद्विका पूरी तरह से अलग ही दुनिया में खो गई। ध्रुव का अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो गया था। वह अद्विका को पैशनेटली किस करने लगा। दोनों के तन बदन में एक जैसा ही आभास हो रहा था। आप ही मेरे सब कुछ हो, अद्विका ने ध्रुव के बालों को सहलाते हुए कहा। आप ही मेरी जान हो, मैं आप पर कुर्बान हूँ, ध्रुव ने अद्विका को गले पर किस करते हुए कहा। ध्रुव, आई लव यू, अद्विका ने मदहोशी में कहा। आई लव यू। ओह अद्विका, अद्विका, ध्रुव ने अद्विका के पूरे बदन को सहलाते हुए कहा। बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ ध्रुव ने लगातार 7 दिनों तक हॉस्पिटल में अद्विका की देखभाल की। विराज, गीतिका, शिव, ईशानी, रिद्धि, मोक्षित, अजा, बुआजी, इशिका, वरद, अखिलेश, कृषा, अमिताश, शेखर और दुर्गा शाम को अद्विका से 7 दिन तक लगातार आकर मिलते रहे। फिर अद्विका को डिस्चार्ज मिल गया। सिंह निवास 7 दिन के बाद शाम का वक्त। सब लोग चुपचाप डिनर कर रहे थे। पापा, सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरी शादी ध्रुव के साथ क्यों की? अद्विका ने बहुत दुखी स्वर में पूछा। ध्रुव आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी मोम की शादी वरद से तय हुई थी। वरद और ईशानी ने सेम मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है। इनकी शादी कॉलेज के टाइम पर ही तय हो गई थी। फिर मैं आपकी मोम की लाइफ में आया। मैं ईशानी से बेपनाह मोहब्बत करता था। ईशानी ने अपनी शादी का मन वरद के साथ करने का बना लिया था। मेरा प्यार वन साइडेड था। धीरे धीरे आपकी मोम को मैंने अपने सच्चे प्यार के बारे में कन्विंस किया। आपकी नानी हमेशा मुझसे नफरत करती थी। फाइनली मेरा सच्चा प्यार जीत गया। ध्रुव का हाल बिल्कुल मेरे जैसा है। जब ध्रुव मुझसे पहली बार मिला तो ऐसा लगा कि मैं अपने आप से मिल रहा हूँ। ध्रुव मेरा अक्स है। मैं उसकी सच्ची मोहब्बत के सामने पिघल गया। मायत्री मुझे स्कूल टाइम से चाहती थी। उसका प्यार एक थोपा हुआ प्यार था। मैंने उसे बहुत पहले मना कर दिया था, मगर वह अपने ख्यालों की दुनिया में मुझे अपना सब कुछ मानती थी। उसने कभी भी मेरी और ईशानी की मोहब्बत को नहीं समझा। उसका एक ही मकसद है, सिर्फ बदला लेना। वरद बहुत नेक इंसान है। उन्होंने मेरे और ईशानी के रिश्ते को पूरे दिल से माना। आई होप कि आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। बेटा, आई लव यू। मैंने आपको जानबूझकर प्रॉब्लम में नहीं डाला है, शिव ने नम आंखों से कहा। ईशानी एकदम चुप थी। सबने खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। अद्विका वॉशरूम में नहाने चली गई। ध्रुव वॉशरूम में घुस गया। उसकी पीठ को प्यार से सहलाते हुए चूमने लगा। अद्विका के बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। अद्विका को देखते ही वह उसके पास जाकर अपने दोनों हाथ से अद्विका को सहलाने लगा। उसे वॉशरूम की दीवार के पास ले जाकर उसके गले पर धीरे धीरे किस करने लग गया। ध्रुव ने खुश होते हुए कहा, इसका मतलब आपने मुझे अपना मान लिया? अद्विका ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे। अद्विका की आह निकल रही थी, वही दूसरी और ध्रुव के शरीर का तापमान बढ़ गया था। फिर धीरे धीरे वह अपने हाथ से अद्विका के बाल को सहलाने लगा। अद्विका ने अपने दोनों हाथों के नाखूनों को ध्रुव की पीठ पर गड़ा दिए। ध्रुव ने अद्विका के कान में धीरे से अपनी प्यारी आवाज में कहा, बहुत दर्द होगा, क्या आप सह पाओगी? मैं एक बार शुरू करूंगा तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अद्विका ने धीरे से शर्माते हुए कहा, मैं सह लूंगी, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। अद्विका की आह निकल गई। अद्विका का सारा बदन प्यार के मीठे दर्द से टूट रहा था। फिर ध्रुव को कसके अद्विका ने पकड़ लिया। उसका पूरा बदन पानी की लहरों की तरह मचल रहा था। ध्रुव के मुंह से आह निकल रही थी। उसके पूरे शरीर में बहुत आनंद महसूस हो रहा था। अद्विका को अनंत आकाश मिल जाता है। वह दोनों दो जिस्म एक आत्मा बन जाते हैं। अद्विका के साथ ध्रुव काफी देर तक लिप्त रहता है। अद्विका ने थकान भरी आवाज में कहा, ध्रुव अब मैं लेटना चाहती हूँ। धीरे से अद्विका के माथे को किस करते हुए ध्रुव ने कहा, इतनी जल्दी आप कैसे थक सकती हो? चलो बेडरूम में चलते हैं। उसे हाथों में उठाकर ध्रुव ने अद्विका को धीरे से बेड पर रख दिया। फिर वह अद्विका को कंबल से ढक कर कहता है, आराम से सो जाओ, आप ठीक तो हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? अद्विका धीरे से अपने शरीर के नीचे देखकर बोलती है, यहाँ दर्द हो रहा है। ध्रुव अपने कमर पर टॉवल लपेट लेता है।
ध्रुव ने अद्विका के मसल्स को रिलैक्स करने ले लिए उसे धीरे धीरे मसाज किया। ध्रुव अपने मोबाइल पर एक गाना बजाता है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। पल पल हर शाम आंखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल ओरिजिनल सॉन्ग क्रेडिट्स लिरिसिस्ट राजेंद्र कृष्ण। फिर अद्विका ने शर्मा कर कहा, आई एम फाइन थैंक्स। फिर भी ध्रुव नहीं मानता और वह जैसे ही अद्विका को थोड़ा गहराई से मसाज करता है तो वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। ध्रुव को बहुत बेचैनी हो रही थी, वह खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ध्रुव फिर से अद्विका को अपनी बाहों में ले लेता है। दोनों काफी देर तक एक दूसरे में खो जाते हैं। अद्विका ने धीरे से कहा, मुझे फिर से नहाना पड़ेगा, आपने मुझे फिर से। अद्विका नहाने जाती है। ध्रुव को नींद नहीं आती, ध्रुव बेचैन हो रहा होता है। रात भर वह अद्विका को प्यार करता रहता है। अद्विका पूरी नींद में होती है लेकिन उसकी आनंद की चरम सीमा का पारावार नहीं होता। सुबह सुबह के 5 बजे का अलार्म बजता है। अद्विका उठती है लेकिन ध्रुव उसे अपने सीने से लगा लेता है। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे तैयार होना है, अद्विका ने बहुत ही प्यार से ध्रुव के सीने पर हाथ फिराते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ध्रुव ने अद्विका के माथे को प्यार से चूमा और कहा, तुम कितनी प्रैक्टिकल हो, हाँ कैसे भूल सकती हो मुझे और मेरे प्यार को। मेरे साथ आज पूरे दिन रहो। नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब आप मुझसे 1 हफ्ते तक दूर रहो, अद्विका ने धीरे से कहा। मैं आपसे 1 सेकंड भी दूर नहीं रह सकता, चाहे जो हो जाए, आप यह बात समझ लो, ध्रुव ने बड़े प्यार से कहा। फिर उसने अद्विका के बदन को देखा और दुखी होकर बोला, मुझे माफ कर दो, आपको बहुत चोट पहुंचाई है, मैं आपको नहीं छूऊंगा, पर प्लीज मेरे साथ रहो। थोड़ी देर बाद अद्विका वॉशरूम में गई और ब्लैक कलर का सिल्क और लेस वाला सेक्सी नाइट गाउन पहनकर बाहर आई। 10 मिनट बाद ध्रुव ठंडे पानी से नहाकर वॉशरूम से बाहर आया। अद्विका गहरी नींद में सो रही थी, उसका छोटा सा चेहरा तकिए से छुपा हुआ था। अद्विका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। ध्रुव उस समय अद्विका को किस करने के लिए मचल रहा था। ध्रुव ने धीरे से कहा, मेरी प्यारी खरगोश, अद्विका के कितने चेहरे हैं, आप और कितने राज छुपा रही हो, आप कब मुझ पर पूरा विश्वास करोगी। ध्रुव ने अद्विका को अपनी बाहों में भर लिया। अद्विका के बदन में बहुत गुदगुदी हो रही थी। अद्विका को अपनी बाहों में लेकर उसे बहुत सुकून मिला। वह अद्विका को किस करने लगा। अद्विका को बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी आंखें बंद थी। तभी अद्विका के स्टडी टेबल पर रखा मोबाइल बजता है। अद्विका ने कहा, ध्रुव मुझे जाने दो, कोई जरूरी कॉल होगा। ध्रुव ने मदहोश करने वाली आवाज में कहा, मुझसे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं। तभी ध्रुव उठकर अद्विका का मोबाइल देखता है। अद्विका के मोबाइल पर अमिताश का नाम फ्लैश हो रहा होता है। ध्रुव गुस्से से तमतमा उठा और उसने मन में कहा, अमिताश तुम क्यों मेरी अद्विका के पीछे पड़े हो, वह सिर्फ मेरी है, तुम अगर नहीं माने। चैप्टर 2 क्या हुआ मैम। हेलो दीपा ने कहा। हाँ वो दीपा, मेरी कैब का टायर बर्स्ट हो गया है, ओह गॉड अब मैं क्या करूं। रुद्री ने अपना सिर एक हाथ से पकड़ते हुए कहा। उसका दिल रोने का कर रहा था। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई कि कमजोर दिल वाले रोते हैं, रानी लक्ष्मीबाई जैसे मजबूत दिल का बनना चाहिए। मैम आपको जो करना है वो करो, अगर आज प्रिंसिपल मैम मुझे आदेश दे देंगी तो आप आराम से गेस्ट रूम में रह सकती हो, दीपा ने अपनी जान छुड़ाते हुए कहा और कॉल कट कर दिया। अरे सुनो तो, रुद्री ने मोबाइल की ओर देखते हुए कहा। अब क्या करूं, रुद्री ने रुआंसी आवाज में कहा। मैम आप दिल छोटा मत करो, वो देखो सामने से एक कार आ रही है, आप लिफ्ट मांग लो, कैब ड्राइवर ने सामने से एक बड़ी सी ब्लैक कलर की कार की ओर इशारे करते हुए कहा। रुद्री छत से कैब से उतरी और अपने दोनों हाथों से कार को रोकने का इशारा किया। प्रवीण ने अचानक से कार के सामने एक खूबसूरत औरत को देखा तो गाड़ी रोक दी। अभिलाष की नींद खुल गई। क्या हुआ, अभिलाष ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। सर वो एक लेडी है, उसे लिफ्ट चाहिए, प्रवीण ने धीरे से थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। क्या मुसीबत है, गोमत स्टेशन से मनहूसियत साथ ही नहीं छोड़ रही है। अभिलाष ने गाड़ी के बाहर अपना सिर निकालकर उस युवती पर नजर डालने की कोशिश करते हुए कहा। तभी उन दोनों की नजरें मिली। तुम, अभिलाष ने शोकर होते हुए कहा। ओह नो आप, रुद्री ने अपने होठों पर अपने हाथ को रखते हुए कहा। प्रवीण गाड़ी चलाओ, किसी को भी लिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, अभिलाष ने गुस्से में कहा। सर प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे दो, मेरी कैब का टायर फट गया है, रुद्री ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए कहा। सर प्रवीण चलो, अभिलाष ने रुद्री को अनदेखा करते हुए कहा। सॉरी सर, प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए,
रुद्री ने अपने दोनों कानों को पकड़कर माफी मांगने का नाटक करते हुए कहा, यू आर सच अ ड्रामा क्वीन। तुम कितनी नौटंकी करती हो। अभिलाष ने इरिटेट होते हुए कहा, सर मैं सच में सॉरी बोल रही हूँ दिल से। मुझे नौटंकी करनी नहीं आती। रुद्री ने अपने सच्चाई को प्रूव करने की कोशिश करते हुए कहा, नो मीन्स नो। चलो प्रवीण। अभिलाष ने रुद्री को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं आपकी गाड़ी के आगे से नहीं हटूंगी। अरे आप इतने क्रूएल कैसे हो सकते हो। ये जगह इतनी सुनसान है, दूर दूर तक किसी का भी कोई अता पता नहीं है। प्लीज मेरी मदद कर दो। सर आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। रुद्री ने कार के आगे आकर गाड़ी का रास्ता रोकते हुए कहा, सर अब अंकल नहीं कहोगी। हाँ तुम जैसी औरतों का यही प्रॉब्लम है, काम निकालने के लिए किसी की भी बूटलिकीन करने लगती हो। स्वाभिमान नाम की चीज तुम जैसे लोगों में नहीं होती है। मुझे कोई एक बार ना कर दे तो फिर मैं उसकी और मुड़कर भी नहीं देखता हूँ। यू आर शेलेस। अभिलाष ने घृणा की दृष्टि से कहा। रुद्री खून के घूंट पीकर रह गई। उसने धीरे से कहा, बात जब बलात्कार जैसी सिचुएशन में पहुंचने वाली हो तो मैं स्वाभिमान का तुनतुना नहीं बजाऊंगी। ये कैब ड्राइवर भला आदमी है, पर ये कितनी देर मेरा साथ इस वीराने में देगा। आप अगर मुझे लिफ्ट दे देंगे तो मैं इस सुनसान एरिया से सेफली बाहर जा सकूंगी। तुम्हारे तेवर कम नहीं हुए। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मतलब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, फिर भी शान रजवाड़ों वाले हैं। एक और बात, तुम हम दो मर्दों पर कैसे भरोसा कर सकती हो। क्या पता जिस चीज से तुम बचना चाहती हो वो हम दोनों मिलकर, मेरा मतलब समझ रही हो या नहीं। खून। अभिलाष ने अपने हमेशा के क्रूर अंदाज में कमेंट मारते हुए कहा, सर मैं आप दोनों पर इसीलिए भरोसा कर रही हूँ क्योंकि आपको तो मैं ट्रेन में समझ चुकी हूँ। ये आपके एम्प्लॉई हैं तो कहीं न कहीं ये आपके जैसे ही होंगे। रुद्री ने थककर अपने सूटकेस पर बैठते हुए कहा, मेरे बारे में तुम क्या समझी हो। अभिलाष ने तुरंत सवाल किया, यही कि आपको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब पॉजिटिव सेंस में। आप गलती से मेरे ऊपर गिरे थे तब आप तुरंत संभल गए। सोने के बाद मैं ऊपर वाले बर्थ से नीचे गिरने वाली थी तब आपने मुझे संभाल लिया और कहीं भी बैड टच नहीं किया। इसका मतलब आप मेरी तरह अपनी दुनिया में मस्त हैं। सर मैं रुद्री रॉय, सीनियर सेकेंडरी मेथड्स फैकल्टी ऑफ MSTG इंटरनेशनल स्कूल, विश्वपता सिटी, आपके सामने दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे लिफ्ट दे दीजिए प्लीज। सर। रुद्री ने बहुत परेशान होते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर अभिलाष से मिन्नत करते हुए कहा। अभिलाष ने जैसे ही अपने स्कूल का नाम सुना उसके एक्सप्रेशन बदल गए। अपनी पहचान को हमेशा की तरह छुपाते हुए उसने कहा, ओके मैं आपको लिफ्ट दे रहा हूँ मगर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? रुद्री ने जल्दी से अपना सामान गाड़ी में रखने की कोशिश करते हुए कहा, आपको मेरे साथ पीछे बैठना पड़ेगा। अभिलाष ने बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस अंदाज में कहा, पहले आप इनसे डिक्की खोलने के लिए कहिए। रुद्री ने प्रवीण की तरफ अपनी इंडेक्स फिंगर से इशारा करते हुए कहा, प्रवीण डिक्की खोल दो। अभिलाष ने सामने देखते हुए कहा। रुद्री ने अपना सूटकेस डिक्की में खुद रखा और अपना लैपटॉप बैग लेकर अभिलाष में बगल में बैठ गई। रुद्री ने बैठते ही अभिलाष से कहा, सर आपने मुझे पीछे बैठने के लिए क्यों कहा? इसी वजह से। अभिलाष ने अपनी आंखें बंद करके विंडो के ऊपर अपना सिर रखते हुए कहा। किस वजह से? रुद्री ने सवाल करते हुए पूछा। मिस बडबड आप चुप रहने का क्या लेंगी? अभिलाष ने चिढ़ते हुए आंखें बंद रखकर कहा, सर मैं बहुत कम बोलती हूँ। जब मैं टेंशन में होती हूँ तो अपने आप थोड़ा लिमिट से बाहर मुंह से बातें निकल जाती हैं, पर क्या फायदा? आपके तो दिमाग में जो इम्प्रेशन बन जाता है वो एक कंक्रीट की तरह सेट हो जाता है। रुद्री ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, आपको उतरना है क्या? अभिलाष ने रुद्री को हल्का सा धमकाते हुए कहा, नहीं मुझे स्कूल कैंपस में जाना है। रुद्री ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, तुम्हारे इतना ज्यादा बोलने पर प्रवीण डिस्टर्ब हो जाता, मैंने इसीलिए तुम्हें पीछे बैठने को कहा है। नाउ कीप क्वाइट। अभिलाष ने गुस्से में कहा, कितना नकचड़ा है क्या ईश्वर, इस घटिया इंसान की मुझे कितनी मिन्नतें करनी पड़ी। इतना अड्डू है कि मत पूछो। मेरा मन कर रहा है कि इसका यही खून कर दो। अपने आप को कहीं का किंग समझता है, पता नहीं अपने बारे में इतनी गलतफहमी पाल कर कहाँ जाएगा। ब्लडी इडियट अंकल। रुद्री ने अपने नाखूनों को खाते हुए अपने मन में कहा, क्या तसल्ली हो गई मुझे मन ही मन गाली देकर? अभिलाष ने अपनी आंखें बंद रखे हुए पूछा, नहीं सर आप तो महापुरुष हैं, मैं भला आपको क्यों गाली दूंगी? आप भी कितना नेगेटिव सोचते हैं। ट्रस्ट मी, महादेव की सौगंध, जो मैं किसी इंसान में बारे में बुरा सोचूं।
रुद्री ने अपने कंठ पर हाथ लगाकर कसम खाते हुए कहा, मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तुम बात को बखूबी घुमा लेती हो, तुम्हें मैथ्स का फैकल्टी नहीं, टीवी रिपोर्टर होना चाहिए, अभिलाष ने रुद्री को कमेंट मारते हुए कहा। महादेव, बच गए, एकदम कसाई है, ऊपर से ये सबके और को भी सेंस कर लेता है। मैं अब प्रिंसिपल मैम को फोन कर लेती हूँ। हाँ, फोकस, रुद्री ने अपने मन में कहा। रुद्री ने कॉल किया, मगर प्रिंसिपल मैम का फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा था। रुद्री बहुत परेशान हो गई। अगर वो पेरेंट्स को फोन करके अपनी सिचुएशन बताएगी तो माँ और पापा उसे वैसे भी वापस बुलाने का बहाना ढूंढ रहे थे, वो बहाना उन्हें मिल जाएगा। रेक्टर ने साफ कह दिया था कि प्रिंसिपल मैम के वबल कॉल पर ही वो रुद्री को गेस्ट रूम में रहने देगी। रुद्री ने अपने मन में कहा, महादेव, कोई तो उपाय होगा। प्रिंसिपल मैम का फोन रीचेबल नहीं है, अब मैं इस नए शहर में कहाँ जाऊं? प्रवीण बहुत देर से रुद्री को बहुत परेशान हालत में देख रहा था। प्रवीण ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? रुद्री से नहीं रहा गया और उसने चिढ़ते हुए कहा, क्या बताऊं? ये MSTG इंटरनेशनल स्कूल, विशुपटा सिटी, एक मनहूस स्कूल है। मैं यहाँ परेशान हालत में हूँ। मुझे एक गाजमूली से भी बदतर ट्रीटमेंट मिल रही है। मैंने उस रेक्टर को कॉल किया तो कहती है कि प्रिंसिपल का अप्रूवल चाहिए, फिर उसने कॉल कट कर दिया। प्रिंसिपल का फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया रहा है। अरे, ये ऐसे अमीरों के स्कूल में फैकल्टी एक तुच्छ प्राणी होती है। मैं बेकार ही यहाँ आई। अपने घर के पास नौकरी ढूंढ कर वही काम करना चाहिए था। अभिलाष ने एकदम रिलैक्स मोड में कहा, सही है, हमेशा पेरेंट्स के पास रहना चाहिए, स्पेशली कमजोर दिल वाली लड़कियों को। चैप्टर 3। यार, ये कितनी बकवास करता है, एकदम हैवान है, रुद्री ने अपने मन में कहा। गाड़ी में एकदम शमशान घाट जैसी शांति थी। अभिलाष के शैतानी दिमाग में काफी देर से एक आइडिया चल रहा था। उसने प्रवीण से कहा, प्रवीण, तुम क्यों नहीं इन्हें रहने की जगह बता देते हो? तभी प्रवीण ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, आपके रहने के लिए एक जगह मैं बता सकता हूँ। सच्ची? थैंक यू। कहाँ है वह जगह? रुद्री ने अपने दोनों हाथों से खुशी के मारे ताली बजाते हुए कहा, उस जगह के बारे में जो सर आपके बगल में बैठे हैं वो बताएंगे। प्रवीण ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, ये क्या पिंग पोंग बॉल की तरह ये दोनों पागल मुझे ट्रीट कर रहे हैं? क्या दिन आ गया है, हर किसी से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। महादेव, प्लीज लाज बचाओ, रुद्री ने अपने मन में कहा। देखिए, मुझे हर अमीर आदमी से बहुत नफरत है। वे लोग इंसान को इंसान नहीं, एक सामान समझते हैं। आप लोग मुझे मेरी तरह सामान्य लोग लग रहे हो। मेरी सैलरी सिर्फ 40,000 रुपये है। मैं 10,000 मतलब 10,000 से एक पैसा भी ज्यादा रेंट पर नहीं खर्च कर सकती। तो सर, आपके दिमाग में ऐसा कोई किराए का मकान है क्या? रुद्री ने अभिलाष की ओर देखते हुए कहा। अभिलाष ने बिना देर किए हुए पूछा, इसकी क्या गारंटी है कि आम आदमी या मिडिल क्लास लोग आप जैसे लोगों को इंसान की तरह ट्रीट करेंगे? तभी सामने से एक कुत्ता आया। उसे बचाने के लिए प्रवीण ने अचानक से ब्रेक लगाया। रुद्री का बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधे पीछे वाली सीट पर लेफ्ट साइड की ओर गिर गई। अभिलाष की गोद में रुद्री का सिर था। अभिलाष के तन बदन में करंट सा महसूस हुआ। वो एजुकेशन सेक्टर का लीडिंग प्रोफेशनल था, दिन रात कई खूबसूरत औरतों से घिरा रहता था, पर उसे कभी भी ऐसा नहीं महसूस हुआ था। अभिलाष ने अपने मन में कहा, ऐसा क्या है तुम में? जब से तुम्हें ट्रेन में पहली बार देखा है, बस तुम्हारी ओर खींचा चला जा रहा हूँ। तुम मुझसे दूर रहो, मुझे अपनी लाइफ में कमजोरी नहीं चाहिए। क्या तुम एक सी एक्ट्रेस हो? क्या बकवास है, मैं खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? जी करता है कि तुम बस ऐसे ही नो नो अभिलाष, डोंट थिंक लाइक दिस। तभी रुद्री ने तुरंत खुद को संभाला, धीरे से अभिलाष की गोद से अपना सिर उठाया और कहा, सॉरी सर, मेरा कहने का मतलब है कि अचानक से ब्रेक लगने की वजह से मैं खुद को संभाल नहीं पाई। आई एम सॉरी को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लो, हमेशा गलती करती हो, उसे प्ले कर देना, टाइम और एनर्जी बचेगी। अभिलाष ने अपने पैंट को ठीक करते हुए कहा। कितना चिकू और चीप आदमी है महादेव, इसे आपने कौन से मुहूर्त में बनाया था? हर वक्त अंगारे बरसाता है, खूंखार जानवर कहीं का। रुद्री ने अभिलाष के कटाक्ष कमेंट के बारे में सोचते हुए मन में कहा। मेरी जीभ फिर से कट गई। क्या तुमने मुझे अपने मन में गाली दी या फिर से कोसा? अभिलाष ने रुद्री की ओर एकटक से देखते हुए कहा। नो सर, बिल्कुल नहीं, आप तो मेरे लिए एंजल हैं। आपने और प्रवीण जी ने मुझे उस घने जंगल में मरने से बचा लिया। मैं कैसे आपके बारे में बुरा सोच सकती हूँ? नो, ऑफ कोर्स नॉट। सर, मुद्दे पर आते हैं प्लीज।
आप जो रेंटल पर घर दिलवाने की बात कर रहे थे, आप मुझे क्या 10,000 रुपये के रेंट वाला घर दिलवा सकते हैं, एक अच्छी लोकेलिटी में? हन, रुद्री ने आशावादी नजरों से अभिलाष की ओर देखते हुए कहा। अभिलाष उन नजरों को देखते ही पागल सा हो गया। उसने मन में कहा, तुम क्यों इतनी मासूम हो यार? इस दुनिया में जहाँ लोग इतने शातिर हैं, तुम कैसे इतनी सिंपल और क्यूट हो सकती हो? मुझे तुमसे बहुत दूर रहना होगा, तुम में बहुत खिंचाव है, तुम में गजब की मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, एकदम आयरन पार्टिकल्स जैसे मैग्नेट को चिपक जाते हैं, तुम्हें देखते ही तुमसे बस यूं ही चिपके रहने का दिल करता है। ओफ, ओह नो, आई कांट बेयर दिस। सर, आप क्या आंख खोल कर सोते हैं? सर, क्या मुझे मेरी बजट के हिसाब से घर मिलेगा? रुद्री ने अपनी दो प्यारी कोमल उंगलियों से धीरे से अभिलाष के कंधे को टच करते हुए पूछा। अभिलाष को लगा जैसे बस वो रुद्री को अपनी बाहों में भर ले और घंटों उसे पैशनेटली किस करता रहे। रुद्री की प्यारी से आवाज सुनकर और उसकी छुयन के कारण वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। पॉइंट नंबर 1, मैं आंख खोलकर नहीं सोता। पॉइंट नंबर 2, आपका बजट बहुत कम है। एक अच्छी लोकेलिटी तो दूर की बात है, आपको एक घटिया लोकेलिटी में भी इस बजट में घर मिलना मुश्किल है। पॉइंट नंबर 3, आपको मिडिल क्लास लोगों पर क्यों इतना भरोसा है? अभिलाष ने कई सारे टारगेटेड पॉइंट्स बोलते हुए रुद्री से कहा। ओके, आई एम सॉरी, मुझे पता चल गया है कि आप आंख खोलकर नहीं सोते हैं। प्लीज कुछ एडजस्ट करके मुझे इसी बजट में घर दिलवा दीजिए। ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों ने अपने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे होते हैं, इसीलिए उनमें एम्पैथी बहुत ज्यादा होती है। अमीर तो बॉर्न विथ सिल्वर स्पून होते हैं, इसीलिए वे लोगों को डिक्टेट करते हैं। एक डिक्टेटर के पास एम्पैथी तो दूर की बात है, उनके पास तो सिंपैथी भी नहीं होती है। अमीरों को बस अपना ईगो सेटिस्फाई करना आता है। खैर, हमें इन सब से क्या लेना देना है? आप सिर्फ मुझे एक अच्छा, सस्ता और टिकाऊ रेंटल घर दिलवा दीजिए। रुद्री ने सारे पॉइंट्स पर गौर करके उत्तर देते हुए कहा। अभिलाष के दिमाग में बहुत सारा फितूर चल रहा था। उसने अपने हर मंसूबे को अंजाम देने की प्लानिंग कर ली थी। प्रवीण उसके बचपन का दोस्त था, वो उसके रग रग से वाकिफ था। सिर्फ अभिलाष के आंखों के एक इशारे पर वह सब कुछ समझ जाता था। अभिलाष ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मैं जहाँ पर किराए पर रहता हूँ, तुम वहाँ रह सकती हो, लेकिन कुछ शर्तें हैं। सर, आप बहुत अच्छे हैं, हालांकि मुझे एक बात आपके बारे में कहनी है। आपका नाम शर्त होना चाहिए, आप हर बात पर शर्त रखते हैं। खैर, मरता क्या न करता। मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी हो रहा है उसे मानना ही पड़ेगा। अच्छा तो बताइए कि आपकी कौन कौन सी शर्तें हैं? रुद्री ने अपने माथे को सहलाते हुए कहा। मेरी मकान मालकिन बहुत रिच लेडी है, उनका रो हाउस बहुत बड़ा है। मैं फिलहाल वहाँ अकेला रहता हूँ। मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ, तुम फर्स्ट फ्लोर पर रह सकती हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल हम आधा आधा शेयर करेंगे। हम दोनों का खाना तुम्हें बनाना होगा। अभिलाष अभी अपनी शर्तों की लिस्ट को कह रहा था कि रुद्री ने बीच में उसे टोका। हम दोनों का खाना मैं किस खुशी में बनाऊंगी? रुद्री ने अपने राइट हाथ को सवालिया अंदाज में घुमाते हुए पूछा। इसलिए मैडम, क्योंकि तुम सिर्फ 10,000 रुपये किराया दोगी। उस घर में पूरे अम्यूनिटीज के साथ एक रूम का रेंट 20K है। मैं अपनी काम वाली बाई को हटा दूंगा, उसे मैं 8K देता हूँ। वो रो हाउस की सफाई, मेरा लॉन्ड्री का काम और मेरे तीनों टाइम का खाना बनाती है। मेरे 20K, तुम्हारे 10K और तुम्हारे बचे हुए 10K को मैं पे कर दूंगा कॉस्ट कटिंग करके। अभिलाष ने मौका पाकर प्रवीण को आंख मारा और सीरियस होकर रुद्री की ओर देखकर कहा, ये बहुत कॉस्टली है, ऊपर से इतना सारा काम करूंगी तो पाऊंगी कब? नहीं सर, मुझे आप कोई और घर दिलवा दो, रुद्री ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। अभिलाष को बहुत कसकर हंसी छूट रही थी। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अभिलाष ने थोड़ा गुस्से में कहा, ठीक है, फिर फ्लैट सर्च ऐप से तुम खुद ही ढूंढ लो। 15 मिनट में हम दोनों तुमको स्कूल कैंपस में ड्रॉप कर देंगे। रुद्री ने कुछ सोचा और मन ही मन कहा, वो रेक्टर बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है। प्रिंसिपल मैम का मोबाइल नहीं लग रहा है। वैसे भी गेस्ट रूम को तो 1 महीने बाद खाली करना पड़ेगा। ये रो हाउस विद कुकिंग सही डील है, मुझे हाँ कह देना चाहिए। प्रवीण ने एक आदमी को गलत ड्राइविंग के लिए वार्न करते हुए गाड़ी का हॉर्न बजाया। रुद्री अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। ओके सर, मुझे मंजूर है, रुद्री ने अभिलाष को थम्स अप दिखाते हुए कहा। मेरी शर्तें अभी भी बाकी हैं, अभिलाष ने अपने मन ही मन में मुस्कुराते हुए अपना चेहरा एकदम बिना एक्सप्रेशन के रखते हुए कहा। रुद्री ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए लंबी सांस लेते हुए एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, सर, ऑलरेडी मैं शर्तों के बोझ तले बहुत ज्यादा दब गई हूँ, अब तो सीधे मौत ही आ जाएगी। ठीक है, तो तुम उतर जाओ, अभिलाष ने अपने दोनों हाथों को गुंथकर अपने थाइस पर रखते हुए कहा।
रुद्री ने मन में कहा, महादेव, ये आदमी नहीं कसाई है, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। चैप्टर 4। रुद्री ने अपने मन के दर्द को दबाते हुए अभिलाष की ओर देखा। सर, आप अपनी बाकी शर्तें भी बता दीजिए। देयर आर नो फ्री लंचेस। मैं आपकी सभी शर्तें सुनने के लिए तैयार हूँ, रुद्री ने अपनी लतों को कान के पीछे करते हुए कहा। प्रवीण ने अपने मन में कहा, क्या यार अभिलाष, कितनी प्यारी लड़की है, तूने उसका भी जीना हराम कर दिया, हद है यार। अभिलाष ने मंद मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरी बाकी की शर्तें सुनो। तुम हमारे हाउस में किसी को भी इनवाइट नहीं कर सकती, तुम्हें हर हाल में 8 बजे तक घर के अंदर आना होगा, अगर लेट हो गई तो होटल या फिर अपने दोस्त के घर पर सोना होगा। अगले दिन तुम घर खाली करके उस दोस्त के यहाँ परमानेंटली रहने चले जाना। टीवी नहीं है, गाना लो वॉल्यूम पर सुनना, बेस्ट होगा कि हेडफोन लगा कर सुनो। तुम्हारे किसी भी तरह के गेस्ट अलाउड नहीं है। क्लीनिंग के लिए वैक्यूम क्लीनर है। ग्राउंड फ्लोर की क्लीनिंग मेरी जिम्मेदारी और फर्स्ट फ्लोर की क्लीनिंग तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मुझे ओसीडी है, मैं इंस्पेक्ट करूंगा। अगर तुम्हारी क्लीनिंग ठीक नहीं हुई तो तुम्हें फिर से क्लीन करना पड़ेगा। तुम मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करोगी। मेरा नाम मिस्टर सेन है, तुम मुझे सेन सर बुला सकती हो। जिस स्कूल में तुम एसएससी फैकल्टी हो, उसी स्कूल में मैं क्लास 12 का सुपरवाइजर हूँ। ठीक है, मैंने अपने मोबाइल पर आपकी सारी शर्तें रिकॉर्ड कर ली हैं। अगर मेरे पेरेंट्स आएंगे तो वह कहाँ रहेंगे? रुद्री ने जानबूझकर अभिलाष को इरिटेट करने के लिए कहा। अभिलाष ने इरिटेट होते हुए कहा, तुम्हें किसने रिक्रूट जॉब पर रखना किया है? तुम्हारे पास रत्ती भर भी कॉमन सेंस नहीं है। तुम उनके साथ जाकर होटल में रहना सिंपल, अपना घर होते हुए भी। रुद्री ने बहस करते हुए कहा। तभी ओलेंडर सोसाइटी में रो हाउस नंबर 304 के अंदर जाकर गाड़ी रुकी। पूरा रो हाउस इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कंट्रोल्ड था। वो घर फुल्ली टेक्सपोर्टेड था। अभिलाष ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, जो हॉस्टल के रूल्स होते हैं वह सेम रूल यहाँ भी एप्लीकेबल हैं। बातें कम और काम ज्यादा करो। प्रवीण ने रुद्री का बैग निकालने में मदद की। रुद्री ने बड़े ही प्यार से कहा, थैंक यू। पता नहीं आप कैसे इस जल्लाद के साथ काम करते हो। सच में यह एक खड़ूस सुपरवाइजर है, कितना घमंडी इंसान है। प्रवीण, आप मेरे लिए प्लीज घर ढूंढते रहना। मुझे जैसे ही कोई अच्छा किराए का मकान मिल जाएगा तो मैं इस जेल से आज़ाद हो जाऊंगी। प्रवीण ने रुद्री को समझाते हुए कहा, सेन सर बहुत अच्छे इंसान है, मगर वो बहुत स्ट्रिक्ट है, होना भी चाहिए, क्योंकि स्कूल के 12th स्टैंडर्ड के सुपरवाइजर हैं। बड़े बच्चे बहुत शैतान होते हैं, सर से ऑलमोस्ट सारे बच्चे डरते हैं। हाँ, सेन सर डराने की ही चीज़ है। जैसे लोग अपने छोटे बच्चों को डराने के लिए कहते हैं कि डायन आ जाएगी सो जा, वैसे ही MSTG इंटरनेशनल स्कूल विश्वपटा सिटी में बच्चों को सेन सर का नाम लेकर डरा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। रुद्री ने प्रवीण के हाथों पर ताली मारते हुए कहा। प्रवीण भी जोर जोर से हंस रहा था। वे दोनों इस बात से बेखबर थे कि अभिलाष उन दोनों की बातें सुन रहा था। रुद्री और प्रवीण लिविंग रूम में गए। वहां प्रवीण ने कार की चाबी रख दी और रुद्री को उसका कमरा दिखा दिया। रुद्री अपने कमरे में चली गई। प्रवीण ने उसे बाय कहा और अभिलाष के कमरे में चला आया। अभिलाष, ये सब क्या है? तू इस तरह से उसे क्यों टॉर्चर कर रहा है? प्रवीण ने अभिलाष के स्टडी टेबल पर बैठते हुए कहा। उसे मिडिल क्लास वाला पूरा फील कराने के लिए जब मैं उससे TTMM करवाऊंगा तभी तो उसे यकीन होगा कि मैं भी उसकी तरह एक मिडिल क्लास इंसान हूँ। अभिलाष ने एक लंबी सांस लेते हुए अपना टी-शर्ट और लोअर्स पहनते हुए कहा। TTMM? प्रवीण ने अभिलाष की ओर सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। याद है, स्कूल के दिनों में हम लोग इस टर्म को इस्तेमाल करते थे, तेरा तू मेरा मैं। TTMM, सब पार्टी में अपना पैसा खुद पे करो। सेम वही कॉन्सेप्ट है, मैं और वो बिजली एक साथ यूज करेंगे, इसीलिए हम दोनों उसे मिलकर भरेंगे। अभिलाष ने अपने बेड पर लेटकर मुस्कुराते हुए कहा। तू सच में बहुत जिद्दी है। मेरी पूरी पढ़ाई का सारा खर्च अंकल और आंटी ने किया। तूने मुझे अपने भाई की तरह बेशुमार प्यार दिया। अंकल और आंटी के यहाँ पापा एक मामूली से क्लर्क थे, मुझे कभी भी गरीबी का एहसास नहीं होने दिया। पापा के देहांत के बाद तूने मुझे परमानेंटली अपने पास ही रख लिया। यार, तू क्या वही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, या फिर वो घटिया आदमी है जो एक अकेली लड़की के ऊपर कई सारे शर्तों का बोझ डालकर एंजॉय कर रहा है? तू कब तक उससे सच्चाई छुपाएगा? प्रवीण ने अपनी मन की सारी बात अभिलाष से शेयर करते हुए कहा। तू मेरा भाई है, ये तो तेरी फालतू की जिद है कि तू पर्सनल असिस्टेंट बनना चाहता है, ऊपर से मुझे सर कहकर और नाटक में 4 चांद लगाता है। प्रवीण, ये लड़की बहुत प्यारी है, इसलिए मैं इसे उस काम में लाना चाहता हूँ। मुझे भरोसा है कि ये सही रहेगी। अभिलाष ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। मुझे तो काफी पहले ही शक हो गया था, पर शायद ये प्लान फेल हो जाए। 5 बज चुके हैं,
और 1 घंटा सो जा, फिर रेडी हो जाना, मैं तुझे स्कूल ले चलूंगा। तू बहुत अजीब है, हमेशा की तरह सब बोर्ड मेंबर्स सुबह के 10 बजे को आएंगे। पता नहीं तुझे हमेशा स्कूल में सुबह के 7 बजे जाने की क्या बीमारी है। प्रवीण ने अभिलाष के बेडरूम से बाहर निकलते हुए कहा। रुक जा, यही सो जा, अभिलाष ने प्रवीण को पीछे से आवाज देते हुए कहा। पागल मत बन, उसने अगर देख लिया तो तू उसे क्या कहेगा, क्या बहाना बनाएगा। मैं तेरे अंडर काम करने वाला एक मामूली आदमी हूँ, हमारे हमेशा के ड्रामे के हिसाब से। चल, मैं फ्लैट पर जा रहा हूँ, आज शाम को अगर पीने का मन हो तो आ जाना, मैं 1 घंटे बाद तुझे लेने आऊंगा, बाय। प्रवीण ने हाथ हिलाकर बाय किया और डोर बंद करके चला गया। अभिलाष के अंदर का शैतान जाग चुका था। अभिलाष के सारे घरों, सभी ऑफिस, सभी स्कूलों में कई कैमरे लगे हुए थे। सब कुछ IoT से कनेक्टेड था। उसने बिना देर किए हुए अपने मोबाइल पर ऐप ऑन किया और रुद्री के कमरे के अंदर की एक्टिविटी को देखने लगा। रुद्री बड़े से बेड पर पेट के बल सोई हुई थी। वो एक क्यूट सी डॉल लग रही थी। अभिलाष ने अपने मन में कहा, मेरी नींद उड़ाकर तुम इतनी प्यारी नींद कैसे सो सकती हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मगर एक बात है, जब तुम चुप रहती हो तो सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती हो। अभिलाष ने इंटरकॉम पर कॉल किया। रुद्री के बेड के बगल में रखे साइड टेबल पर फोन बजा, मगर रुद्री घोड़े बेचकर सो रही थी, मतलब वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अभिलाष ने इस बात को ईगो का मुद्दा बना लिया। वो पागलों की तरह कॉल करता रहा। रुद्री के कानों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अभिलाष ने फोन का रिसीवर जोर से पटकते हुए कहा, ओह माय गॉड, ये लड़की कितना सोती है। उसे रिंग जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उल्टा उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि फोन की घंटी उसके लिए लोरी का काम कर रही हो। अभिलाष ने धीरे से बुदबुदाते हुए रुद्री को मोबाइल पर देखकर कहा, ओह, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। तुम में कुछ तो ऐसा है जिससे मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। आई थिंक आई एम इन लव। ये तुम्हारे होंठ कितने सुंदर और आकर्षक हैं, ये तुम्हारी पलकें कितनी काली और घनी है, ये तुम्हारी सुराहीदार गर्दन, उफ, ये तुम्हारी बादामी आंखें बस मुझे दीवाना बना रही हैं। मैं तुम्हें इस मोबाइल में नहीं, अपने लैपटॉप पर देखूंगा। अभिलाष ने अपने लैपटॉप को ऑन किया और रुद्री को जूम करके देखने लगा। रुद्री अब अपनी पीठ के बल सोई हुई थी। उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। अभिलाष अपने उंगलियों को स्क्रीन पर घुमाने लगा। वो एक साइकोपैथ की तरह कर रहा था। अभिलाष अपना चेहरा स्क्रीन पर चिपकाकर रुद्री को महसूस करने की कोशिश करने लगा। फिर उसने स्क्रीन को जूम किया और रुद्री के लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए। अभिलाष अपने आपे में नहीं था। उसने अपनी उंगलियों से रुद्री के अक्स को हर जगह टच किया। उसने अपने मन में कहा, तुमने मेरा ब्रह्मचर्य आश्रम बर्बाद कर दिया। ऐसा लगा रहा है कि जैसे तुमने मुझे अपने मोहपाश में बांध लिया हो, मगर तुम में इतनी कशिश क्यों है। मेरी लाइफ में बहुत सारी बेहद खूबसूरत औरतें हैं, मुझे उन्हें देखकर कभी किसी भी तरह की दीवानगी महसूस नहीं हुई। I want to see you next to me. I want to kiss you. I want to sleep with you. Oh my God, I cannot live without you. Chapter 5. अभिलाष अपने लैपटॉप को अपने बगल में ऑन रख कर सो गया। आधे घंटे बाद अभिलाष का मोबाइल बजा। उसने कॉल उठाया। मुनमुन ने अपनी सेक्सी आवाज में कहा, बेबी, तुम आ गई, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो बात करो, नहीं तो। अभिलाष ने इरिटेट होकर कहा और कॉल को कट कर दिया। तभी अभिलाष की नज़र उसके बगल में रखे हुए लैपटॉप पर पड़ी। उसका चेहरा खिल उठा। लैपटॉप डिस्चार्ज हो चुका था। अभिलाष ने लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाया। अभिलाष ने मोबाइल पर ऐप ऑन करके देखा, मगर उसे रुद्री रूम में कहीं नहीं दिखाई दी। अभिलाष से नहीं रहा गया। वो जल्दीबाजी में फर्स्ट फ्लोर पर गया। रुद्री के बेडरूम के बाहर खड़ा होकर वो सोचने लगा कि नॉक करे या ना करे। अंत में वो फिर अपने कमरे में वापस आ गया। उसने मोबाइल में फिर से चेक किया, तभी उसे रुद्री दिखाई दी। अभिलाष ने रुद्री को गीले बालों में देखकर कहा, काश मैं आपके इन गीले बालों को सुलझा पाता। इनकी टपकती पानी की बूंदे मैं बन जाता। जिस तरह से गीले बालों से पानी की बूंदे आपके गर्दन से होते हुए आपके पूरे जिस्म में फैल रहे हैं, ठीक मैं भी आपके पूरे बदन को छू पाता और आपको अपने प्यार में भिगो पाता। रुद्री ने अपनी काली आंखें ऊपर की तो अभिलाष ने उसे देखते हुए कहा, आपकी सजल आंखें उस हिरनी की याद दिलाती हैं जो वन में अकेले भटक जाने पर अपनी मंजिल की तलाश करते हुए अपनी नज़र यहाँ वहाँ दौड़ाती है। रुद्री, आई लव यू। अभिलाष ने तुरंत वॉशरूम में जाकर एकदम ठंडे पानी से शावर लिया। उसने अपने मन में कहा, मैं रुद्री से हर हाल में दूर रहूंगा। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। वही दूसरी ओर रुद्री ब्लू लॉन कुर्ता और व्हाइट लेगिंग्स पहनकर स्कूल के लिए रेडी हो गई।
वो ग्राउंड फ्लोर पर आई और किचन में चली गई। किचन में हर चीज करीने से रखी हुई थी। 20 मिनट में रुद्री ने नाश्ता बना लिया, अपना टिफिन पैक करके रख लिया। डाइनिंग टेबल पर जैसे ही नाश्ता लगाया वैसे ही अभिलाष कुर्सी पर आकर बैठ गया। बिना कोई बातचीत किए उसने नाश्ता किया। तभी उसे सामने से आता हुआ प्रवीण दिखा। रुद्री ने बड़े प्यार से प्रवीण से कहा, प्रवीण आप ही नाश्ता कर लीजिए। अभिलाष ने बीच में टोकते हुए कहा, ये रही घर की दूसरी चाबी, इसे संभाल कर रखना। जी सर। रुद्री ने चाबी को संभाल कर अपने पर्स में रख लिया। प्रवीण ने धीरे से कहा, रुद्री थैंक यू, हमें लेट हो रहा है, नाश्ता कभी और। प्रवीण ने अभिलाष का लैपटॉप, बैग और कार की चाबी ली और अभिलाष को साथ लेकर कार में चला गया। रुद्री ने ऐप पर मैप ऑन किया तो देखा कि स्कूल का लोकेशन इस रो हाउस से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। फटाफट अपना लैपटॉप, बैग लेकर रुद्री ने डोर लॉक किया, फिर स्कूल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात फिजिकल इंस्ट्रक्टर अभिनव माथुर से हुई। अभिनव उसे बस घूरता ही जा रहा था। रुद्री को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। अभिनव ने ललचाई हुई नजरों से रुद्री के होठों की ओर देखते हुए कहा, आप क्या पढ़ाती हैं? मैथ्स। और आप? रुद्री ने बिना आई कांटेक्ट बनाए हुए कहा, मैं MSTG इंटरनेशनल स्कूल विशुपटा सिटी में फिजिकल इंस्ट्रक्टर हूँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अभिनव ने अपना हाथ मिलाने के लिए आगे किया। रुद्री की अंतरात्मा अभिनव को पसंद नहीं कर रही थी, इसीलिए उसने अपना पेन जमीन पर जानबूझकर गिरा दिया, फिर उसे उठाने के लिए झुकी। अभिनव ने रुद्री को सहारा देना चाहा। हमेशा की तरह रुद्री खुद ही खड़ी हो गई। रुद्री कभी भी नेगेटिव ऑरा के लोगों से दूर रहती थी। उसने मन में महादेव का नाम लिया और अभिनव से पीछा छुड़ाने के लिए प्रार्थना करने लगी। स्कूल आ गया, मुस्कुराकर रुद्री ने कहा, ओके अभिनव सर, टेक केयर। अभिनव बस रुद्री को एकटक देखता रहा। वही दूर से अपने केबिन से अभिलाष रुद्री को देख रहा था। रुद्री स्टाफ रूम में गई। उसने वहां पर 2 मिनट बैठकर रिलैक्स किया, अपना टाइम टेबल चेक किया। उसने देखा कि अभी उसका लेक्चर क्लास 11th साइंस में है। उसने स्टाफ रूम के नोटिस बोर्ड पर लगे हुए मैप में उस क्लासरूम की लोकेशन चेक की। उसने देखा कि क्लास 11th साइंस 5th फ्लोर पर है। रुद्री लिफ्ट से गई। तभी अभिलाष रुद्री के सामने से गुजरा। उसने ऐसे बिहेव किया जैसे उसके आसपास कोई नहीं हो। रुद्री ने अपनी 11th साइंस क्लास में जाते हुए अपने मन में कहा, खड़ूस कहीं का, ऐसे अनदेखा कर रहा जैसे मुझे नहीं जानता। अरे मुझे भी कोई दोस्ती और जान पहचान करने का शौक नहीं है। 11th साइंस क्लास के सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ खड़े होकर रुद्री को विश किया। रुद्री ने कैलकुलस पढ़ना शुरू किया। उसके पढ़ाने में जादू था। स्टूडेंट्स को सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला डिराइव करना आ रहा था। आज रुद्री की वजह से कमलप्रीत मैथ्स के लेक्चर में मुस्कुरा रही थी। वही दूसरी ओर सुनील ने धीरे से दीपा के कानों में कहा, क्या टीचर है? दीपा भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। रुद्री ने काफी सारे सवाल किए। मालविका, रोहित, गगन और चरणजीत ने सारे सही जवाब दिए। तभी घंटी बज गई, पीरियड खत्म हो गया। रुद्री अपना बैग और रजिस्टर लेकर स्टाफ रूम की ओर चल दी। सामने से उसे बेहद हॉट फैकल्टी आती हुई नजर आई। मुनमुन ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, ब्रा कट का ब्लाउज पहना था। उसकी क्लीवेज साफ दिख रही थी। उसने पल्लू से खुद को हल्का कवर किया, जैसे कि उसे ये होश था कि ये स्कूल है, कोई मूवी का सेट नहीं है। मुनमुन पाल बहुत ही ध्यान से रुद्री की ओर देख रही थी, फिर बिना कुछ बोले 12th B आर्ट्स में चली गई। वही दूसरी ओर सुबह के 8:30 को अभिलाष स्कूल के सारे वॉशरूम के हाइजीन को चेक कर रहा था। तभी उसने एक हाउसकीपिंग वाली लेडी को इशारे से बुलाया। कावेरी थोड़ा घबराते हुए अभिलाष के पास आई। अभिलाष ने उसे एक लेटर देते हुआ कहा, ये लेटर रुद्री मैम के लिए है, कोई अभी अभी रिसेप्शन से आया था, ये लेटर गलती से मुझे पकड़ा कर ये बोलकर चला गया कि मैं इसे रुद्री मैम को दे दूं। आप प्लीज ये लेटर रुद्री मैम को दे देना, याद रहे मेरा नाम या पहचान बीच में नहीं आनी चाहिए। कावेरी ने लेटर लिया और हाँ में अपना सिर हिलाकर वहां से चली गई। अभिलाष ने देखा कि कावेरी स्टाफ रूम में रुद्री को वो लेटर देने चली गई। प्रवीण ये सारा नाटक ध्यान से देख रहा था। उसने अभिलाष के करीब जाकर धीरे से पूछा, अब ये कौन सी नई खुराफात है? क्यों तू उसे तंग कर रहा है? आखिर उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं, बस अब तू देखते जा। मैंने रुद्री को एक एनोनिमस नाम से एक लव लेटर लिखा है। अब देखना ये है कि वो उस लव लेटर लिखने वाले फैकल्टी के प्यार में पड़ती है या नहीं। अगर हाँ तो ये फिर हमारे किसी काम की नहीं है, अगर ना तो फिर ये हमारे बहुत काम की है। बस अब देखना ये है कि मेरे सारे इम्तिहान में ये पास होती है या नहीं। अभिलाष ने प्रवीण की ओर देखा,
फिर दूसरी बार स्टाफ रूम की ओर देखते हुए कहा। कावेरी स्टाफ रूम से निकलकर अपने काम पर लग गई। रुद्री ने धीरे से वो लेटर खोला और पढ़ना शुरू किया। उस लेटर में लिखा था कि डियर रुद्री, मुझे लगता है कि उन सभी लड़कियों में तुम सबसे सुंदर लड़की हो जिनसे मैंने आज तक बात की है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें कैसे बयां करूं कि तुम कितनी प्यारी हो। जिस तरह से तुम हो उसके बारे में सब कुछ मुझे पूरी तरह से पागल कर देता है। मुझे पता है कि यह पूरी तरह से तुम्हें मिथ्या झूठ लगेगा, लेकिन मुझे सच में लगता है कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। कम से कम विश्व पटा में तो ये तुम जाकर खुद ही पता करके देख सकती हो। बस सुबह से मैं तुम्हारी तस्वीर को मोबाइल पर देख रहा हूँ जो मैंने चुपके से खींची है। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हारी चाहत में डूबता चला जा रहा हूँ। अब शायद मैं तुम्हारी इस कशिश से उबर नहीं सकता। तुम मेरी पार्टनर बनने के लिए एकदम सही हो। मैं अपनी भावनाओं को अब और नहीं छिपा सकता। तुम्हारी सुंदरता मुझे इस तरह से प्रेरित करती है जिससे मेरे दिल को अब समझाना मुश्किल है। तुम बस इतनी लुभावनी हो कि मेरे पास बयान करने के लिए शब्द नहीं हैं। तुमको हर पल देखना आने वाले दिनों में मेरे दिन का मुख्य आकर्षण होने वाला है। तुम इतनी बुद्धिमान और सुंदर हो कि इसे शब्दों में बयां करना असंभव है। मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर यह थोड़ा हद से आगे है तो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा हर रंग बहुत खूबसूरत है। यह बहुत अच्छा है जिस तरह से तुम अपने बालों को संवार कर रखती हो। तुम सिर्फ प्यारी ही नहीं, बहुत हॉट और सेक्सी हो। तुम्हारा हेयर स्टाइल कातिलाना है। मैं तुम्हारी आवाज़ से प्यार करता हूँ। मैं तुमको घंटों बातें करते हुए सुन सकता हूँ। तुम्हारी आंखें बहुत रहस्यमयी और सुंदर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी सुंदर आंखें मुझसे कुछ कह रही हैं। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं अपनी नज़रें तुमसे नहीं हटा पाता। मैं इस बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता कि अगर तुम आज रात मेरे बगल में सो रही होगी तो मैं क्या करूँगा। तुम बस इतनी हॉट हो कि मुझे पागल कर देती हो। मेरा दिल करता है कि तुम्हें दीवार के सहारे टिकाकर बस घंटों किस करता रहूं। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा ही महसूस करता हूँ। क्या तुम मेरी लव लाइफ बनोगी? चैप्टर 6। पता नहीं कहाँ से ये सड़क छाप रोमियो अभिनव मेरे पीछे पड़ गया है। इस फिजिकल इंस्ट्रक्टर को कुछ भी काम नहीं है। यहाँ लेसन प्लान बनाना है, टेस्ट पेपर सेट करना है, रेगुलर असेसमेंट कंडक्ट करना है। हाँ, कितना काम बाकी है। रुद्री ने उस लव लेटर को फाड़कर डस्टबिन में फेंकते हुए कहा। स्कूल बोर्ड मीटिंग रूम। बोर्ड मीटिंग स्कूल सॉन्ग के साथ शुरू हुआ। डायरेक्टर डॉक्टर अभिलाष सेन, प्रवीण, मैनेजर मिस्टर गौतम शाही, पेरेंट एसोसिएशन मेंबर्स, टीचर एसोसिएशन मेंबर्स, मास्टर राहुल, स्टूडेंट एसोसिएशन प्रेसिडेंट डॉक्टर चारुलता करंदीप, प्रिंसिपल, शेयर होल्डर्स मिस्टर कमलेश लोनी, डॉक्टर विशाल व्यास, डॉक्टर अर्नेश गर्ग, डॉक्टर स्मृति वर्मन, फाउंडर मेंबर सभी मीटिंग में उपस्थित थे। मीटिंग पूरे 200 मिनट तक चली। अभिलाष ने सभी को एड्रेस करते हुए कहा। बोर्ड बैठक की शुरुआत स्कूल सॉन्ग से शुरू हुई। इसमें स्पष्ट रूप से इस मामले में किसी के भी आइडियोलॉजी को वॉयलेट नहीं किया गया। बैठक के दौरान पब्लिक कमेंट के लिए एक टाइम स्लॉट फिक्स किया गया है। मिस्टर कमलेश लोनी ने अपने दोनों हाथों को गूंथते हुए टेबल पर रखकर कहा, हमें सेम टॉपिक को बार बार पढ़ाने की जरूरत है। कुछ बच्चे सब कुछ पहली बार में नहीं सीखते हैं। यदि किसी छात्र को कुछ सीखने के लिए अधिक समय चाहिए, उस टॉपिक को हर करिकुलम में रिपीट होना चाहिए। हर शिक्षक चाहता है कि करिकुलम स्टूडेंट फ्रेंडली हो। करिकुलम के भीतर का सारा कंटेंट छात्रों को पढ़ाना हमारा कर्तव्य है। मेघराज कुमार सर ने सबको अच्छी तरह से समझाते हुए कहा, बच्चे अगर डिसिप्लिन नहीं हो रहे हैं, कितना भी समझाने पर अगर नहीं मान रहे हैं, तो उन्हें अनुशासित किया जा सकता है। उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है। यह निश्चित रूप से नियत प्रक्रिया के दिशानिर्देशों के भीतर है। अभिलाष ने मेघराज की बात में फर्दर एक और पॉइंट ऐड करते हुए कहा, मैं परफॉर्मेंस पे सैलरी के बारे में बात करना चाहती हूँ। शिक्षकों के बीच मेरिट वेतन चिंता का विषय है। यह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। कभी कभी शिक्षक को छात्र की प्रेरणा की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। मतलब कई स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ते हैं और वही कुछ स्टूडेंट्स बस डिग्री के लिए आते हैं। फिर ऐसे में स्टूडेंट्स मेरिट के हिसाब से हम सारे टीचर्स को सैलरी देना बहुत गलत है। जो नहीं पढ़ना चाहते उनको कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों को गुरु द्रोणाचार्य ने पाया था। जो गुरु द्रोणाचार्य ने मेहनत से पाया, उसे अर्जुन ने अपने तन मन धन से सीखा और वही दुर्योधन ने ध्यान नहीं दिया। तो अब इसमें एक गुरु को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? हम सारे टीचर मर मर कर सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अब मेरिट बेस पे करने से हम गरीब टीचर्स के पेट पर लात मारने वाली बात हो जाएगी। मतलब हमें कम सैलरी मिलेगी तो हमारा घर खर्च कैसे चलेगा?
अद्वैता मैम ने सभी टीचर्स के दिल के दर्द को सबके सामने रखते हुए कहा, हमेशा ऐसे छात्र होंगे जो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, उन्हें कोई भी नहीं पढ़ा सकता। प्रॉपर एवोल्यूशन के साथ कक्षा में बेस्ट काम करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए और सैलरी दी जाना चाहिए। मेघराज ने अद्वैता की बात का सपोर्ट करते हुए कहा, ठीक है, हम सभी शेयर होल्डर्स इस पॉलिसी पर एक बार फिर से विचार करेंगे। अभिलाष ने टीचर्स एसोसिएशन के मेंबर्स की ओर देखते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है को इस स्कूल बोर्ड की बैठक के पब्लिक कमेंट स्लॉट में बहुत सारे शिक्षक सक्रिय रूप से शामिल हुए। आज के इस मीटिंग में बहुत सारे मेंबर्स ने अपने अपने पॉइंट्स रखे। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे स्कूल में करीब 70 टीचर्स की वैकेंसी है। सभी स्कूल कॉन्ट्रैक्ट पर सब्स्टिट्यूट हायर कर रहे हैं। इससे टीचिंग क्वालिटी बुरी तरह से इफेक्ट हो रही है। टीचर स्टूडेंट रेशियो भी इफेक्ट हो रहा है। मगर हमें अपने स्कूल में कर्मचारियों को बोनस देने की बजाय उस फंड के पैसे से और टीचर हायर करने चाहिए। डॉक्टर स्मृति वर्मन ने बड़े ही प्यार से अपनी बात बोर्ड मेंबर्स के सामने रखते हुए कहा, ये सुझाव सभी को बहुत अच्छा लगा, सिर्फ टीचर्स को छोड़कर। हमने बोर्ड मेंबर्स के रूप में पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन को रखा है ताकि माता पिता शिक्षा के मेथड, पेडोलॉजी और कई और बातों में अपने कमेंट और सुझाव हमें दे सकते हैं। डॉक्टर विशाल व्यास ने पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन के मेंबर्स की ओर देखते हुए कहा, राहुल के पेरेंट्स काफी गुस्से में थे। उन्होंने कुछ और पेरेंट्स के साथ मिलकर कहा, स्कूल में गे और लेस्बियन स्टूडेंट्स के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। आपके कुछ स्टूडेंट्स ने उन स्टूडेंट्स को स्कूल प्रोग्राम में भाग नहीं लेने दिया है। अभी हमें बैठक में इस सेक्सुअल ओरिएंटेशन हैरेसमेंट के बारे में आप सभी से पता चला है। गे और लेस्बियन स्टूडेंट्स के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के तहत उन स्टूडेंट्स को स्कूल प्रोग्राम में भाग नहीं लेना देना एक क्राइम है। उन सभी अपराधी स्टूडेंट्स के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ये उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है कि गे और लेस्बियन स्टूडेंट्स को स्कूल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। ये एक गंभीर मुद्दा है। अभिनव ने अपने आईब्रोज को सिकुड़ते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, मुझे खेद है कि एलजीबीटीक्यू कार्यक्रम में एक छात्र को परेशान किया जा रहा था, मगर टीचर्स एसोसिएशन ने इस मुद्दे को बखूबी हैंडल किया। हमारे स्कूल में सभी स्टूडेंट्स सेफ हैं। हमारे सभी स्टूडेंट्स हम सभी के खुद के बच्चों जैसे हैं। मुनमुन ने सभी की वाहवाही लूटने की कोशिश करने के लिए कहा, हम बस बोर्ड को यह बताने चाहते हैं कि यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी छात्र सुरक्षित हैं। राहुल के पेरेंट्स ने एक साथ कहा, आप एकदम रिलैक्स रहिए। मैं दिन रात मेरे सभी स्कूल्स में इसीलिए घूमता रहता हूं कि किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं घटे। हमारे स्कूल पॉलिसी में सेफ्टी फर्स्ट है। हमारे स्कूल के लोगों में हमने लिखा है, टुगेदर वी कैन। हम सभी के अंदर टीम स्पिरिट है। अभिलाष ने सभी पेरेंट्स को भरोसा दिलाते हुए कहा। सभी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन मेंबर्स के चुनाव को लेकर बहुत चिंतित थे। वे चाहते थे कि बोर्ड माता पिता की पसंद का विकल्प चुने। हमने लॉटरी सिस्टम किया है। सभी पार्टिसिपेंट्स के नाम के चिट्स डाले जाएंगे और आप सभी के प्रेजेंस में चिट्स निकाले जाएंगे। हर क्लास से एक टीचर और एक पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया जाएगा। डॉक्टर चारुलता करंदीप ने सबको पूरा प्रोसीजर समझाते हुए कहा, इस बैठक में बोर्ड को मुद्दों को हल करने के लिए 20 मिनट का समय मिला है। हालांकि आज तुरंत बोर्ड के सामने उठाए गए किसी भी मुद्दे पर कार्रवाई करने में बोर्ड अभी के अभी फिलहाल असमर्थ है। पब्लिक कमेंट के टाइम स्लॉट के दौरान कई मुद्दे सामने आए हैं। सभी मुद्दों के हल को निकाला जाएगा और मिनट्स ऑफ मीटिंग आप सभी को मेल कर दिया जाएगा। अभिलाष ने मीटिंग को ऑलमोस्ट खत्म करते हुए कहा। सभी ने सहमति में अपने सर हिला दिए। अभिलाष ने प्रवीण की ओर देखते हुए कहा, प्रवीण, मिनट्स ऑफ मीटिंग पकड़ सबको सुना दो। प्रवीण ने अपने नोटपैड को ओपन करके कहा, हमने स्कूल सोम से मीटिंग स्टार्ट करके ये बात क्लियर कर दी है कि कोई भी इवेंट या मीटिंग स्कूल सोम से शुरू किया जाएगा और प्रोग्राम के अंत में नेशनल एंथम बजाया जाएगा। इसलिए यह दिलचस्प है कि हमने आज की मीटिंग में ऐसा किया। अभी स्कूल से जुड़ी प्रार्थना के बारे में आप सबको भी जानकारी मिली। यह एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो स्कूल करिकुलम से संबंधित है। मीटिंग के दौरान पब्लिक कमेंट स्लॉट दिया गया था। इस दौरान हमें पेरेंट्स से पता चला कि वह एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं। बोर्ड मेंबर्स अब इस मीटिंग के बाद उन सारे मुद्दों पर एक्शन लेंगे। हमें मीटिंग के दौरान MSTG इंटरनेशनल स्कूल विशुपटा सिटी में हुए सेक्सुअल ओरिएंटेशन के मुद्दे के बारे में पता चला। निष्कर्ष रूप में यह बैठक कई मुद्दों पर बहुत व्यापक पाई गई। ऐसी कई स्थितियां थीं जो हमारे करिकुलम के संबंध में हैं। हमारे बोर्ड मेंबर्स की निरंतर उपस्थिति और समर्थन के साथ इन स्कूल बोर्ड की बैठकों में माता पिता, शिक्षकों और स्टूडेंट्स की भागीदारी होगी। बोनस के पैसे का उपयोग अधिक शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए किया जाएगा। नेशनल एंथम के बाद सभी लोग चले गए।
अभिलाष और प्रवीण वहां बैठकर मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में सोच रहे थे। तुझे सब कुछ पहले ही पता था? कैसे सब कुछ तुझे पता होता है? प्रवीण ने अभिलाष की ओर आश्चर्य से देखते हुए कहा, मैं एलकेजी से रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ा हूँ। तू तो अंकल के डेथ के बाद 5th स्टैंडर्ड में आया था। मैंने सब कुछ देखा है और सहा है। इतना दर्द है मेरे अंदर की। खैर वो सब छोड़, मेरी जानेमन क्या कर रही है? अभिलाष ने थोड़ा मुस्कुराकर अपने मोबाइल पर देखते हुए कहा। कौन? वो पागल मुनमुन, रंभा आंटी की लाडली। प्रवीण ने मिनट्स ऑफ मीटिंग टाइप करते हुए कहा। अरे तू उसका नाम मत लिया कर, मैं तो मिस बडबड की बात कर रहा हूँ। हम यार उसमें बहुत कुछ है। एक तो मैं भी मैथमेटिशियन और वो भी। ऊपर से वो हर बात पर उसका बजट प्लान करने का अंदाज। वो मेरी तरह नहीं है। पर वो सीख जाएगी वेणु, अगर मैं उससे शादी करना चाहूँ तो क्या गलत होगा? अभिलाष ने अपने सिस्टम ऐप पर रुद्री को निहारते हुए प्रवीण से कहा। प्रवीण ने टाइपिंग बंद करके गुस्से में अभिलाष की ओर देखते हुए कहा, अभी अभिलाष तो पागल हो गया है। तेरी शादी बहुत पहले स्टेट कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय मिनिस्टर रघुनाथ पाल की भतीजी मुनमुन पाल से फिक्स हो चुकी है। तेरी वजह से वो इस स्कूल में फालतू की एसएससी फैकल्टी की जॉब कर रही है। तेरे साथ उसने स्कूलिंग, कॉलेज, फिर सेम यूनिवर्सिटी से अपना एमए इन इंग्लिश और एमएड किया। तू कैसे किसी और के बारे में सोच सकता है? चैप्टर 7। प्रवीण ने टाइपिंग बंद करके गुस्से में अभिलाष की ओर देखते हुए कहा, तू कैसे किसी और के बारे में सोच सकता है? मैं कोई पापा, माँ और चाचू की बिजनेस डील नहीं हूँ। मैंने उन लोगों से अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा था क्योंकि मेरे लाइफ में कोई नहीं आया था। जब मैंने रुद्री को पहली बार ट्रेन में देखा, बस देखता ही रह गया। वो कोई बला की खूबसूरत नहीं है, पर उसमें एक अलग सा अपनापन है यार। उसे देखते ही मुझे बहुत सुकून मिलता है। लगता है बस अब ठहर जाऊं। अभिलाष ने पेपरवेट को हाथों में लेकर देखते हुए कहा। अभी ये सिर्फ क्रश है। प्रवीण ने अभिलाष के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। तू क्या पागल है? मैं कोई एडोलेसेंस में नहीं हूँ। एक जवान मर्द हूँ जो कि दिमाग से मैच्योर है। मुझे रुद्री से प्यार है, मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत है। अभिलाष ने अपनी पीठ को रिवॉल्विंग चेयर पर टिकाकर कहा। यार तू मोमेंट्री ड्राइव में बह रहा है। हो सकता है कि रुद्री में तुझे एक नया खिलौना दिख रहा हो। प्रवीण ने अभिलाष की मन की गहराई को टटोलते हुए कहा। क्या बकवास है? तुझे लगता है कि मैं उससे खेलना चाहता हूँ? मैं ऐसा क्यों करूँगा? अभिलाष ने अपनी चेयर को रिवॉल्व करते हुए कहा। जैसे बोर होने पर तू इस चेयर के साथ खेल रहा है, ठीक ऐसे ही तू अपनी जिंदगी में भागते भागते बोर हो गया है। इसी बीच तुझे रुद्री मिल गई है, अब तू उससे अपना दिल बहला रहा है। प्रवीण ने कॉन्फ्रेंस टेबल पर अपने दोनों हाथों को रखकर कहा। क्या आज तू मेरे हाथों से मरना चाहता है? अभिलाष ने प्रवीण को घूरते हुए कहा। तुझे क्या लगता है कि तेरी धमकी से मैं सच बोलना बंद कर दूंगा? प्रवीण ने अभिलाष की ओर देखते हुए कहा। मुझे पता है मेरे बाप कि तू मेरे सीने में तीर जैसी तेरी कटाक्ष कमेंट बातें चुभाता रहेगा। बचपन से तेरी इस जहर की तरह कड़वी बातों की आदत सी हो गई है। अभिलाष ने अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहा। सिस्टम ऐप को ऑन कर, तुझे पता चलेगा कि ये हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की उन तितलियों में से नहीं है जो तेरे पीछे आएगी। अभी जरूर वह कुछ काम कर रही होगी। उस लड़की को जहां तक मैं जानता हूं, वह सिर्फ इज्जत की रोटी कमाने में इंटरेस्टेड है। उसका पूरा फाइनेंस फोकस दिमाग है। प्रवीण ने अभिलाष के मोबाइल में झांकते हुए कहा। स्टाफ रूम। अद्वैता ने रुद्री से पूछा, आप कौन हैं? हाय, मैं मैथ्स पढ़ाने के लिए इस स्कूल में आई हूँ। मेरा अपॉइंटमेंट एसएससी मैथ्स टीचर के पद पर हुआ है। आपका क्या नाम है? रुद्री ने अद्वैता से हैंडशेक करते हुए कहा। मैं एसएससी सोशल स्टडीज की फैकल्टी हूँ, बीएड एंड एमए इन जियोग्राफी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अद्वैता ने मुस्कुराते हुए कहा। आप नहीं, तुम कहो अद्वैता, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। रुद्री ने अद्वैता की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा। मेरे एक मित्र हैं, उनके बारे में जितनी भी बातें करूं कम है। आज के इस युग में भी हम लोगों को मेरिट पर नौकरी मिलती है। ईश्वर की कृपा है। समृद्ध और रिच फैमिली से होने के कारण कई लोगों को सिफारिश की वजह से तुरंत नौकरियां मिल जाती हैं, मगर जब मैं मैथ्स फैकल्टी मेघराज सर को देखती हूँ तो लगता है कि सफल होने के लिए पारिवारिक पृष्ठभूमि, फराटेदार अंग्रेजी या बहुत धनी होना जरूरी नहीं है। अगर जरूरत है तो वो है ज्ञान की। हमें कामयाब होने के लिए सपने देखने, दृढ़ रहने और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। मेघराज एक प्राइमरी टीचर के बेटे हैं। वो देखो, जो इंसान अभी स्टाफ रूम के अंदर आए हैं, वो जो ब्लू शर्ट पहने हुए व्यक्ति हैं, वही मेघराज है। एक छोटे से शहर से इन्होंने एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई की और आज एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स के फेवरेट फैकल्टी में से एक हैं। मेघराज
ये रुद्री है, आपकी तरह मैथ्स फैकल्टी। अद्वैता ने मेघराज का बखान करते हुए रुद्री से मेघराज को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा। हेलो सर, नाइस टू मीट यू, रुद्री ने मेघराज से हैंडशेक करते हुए कहा। मेघराज ने रुद्री से हाथ मिलाया और एकटक से रुद्री को देखता रह गया। मेघराज, मेघराज, अद्वैता ने मेघराज को आवाज दी। मेघराज अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और रुद्री का हाथ छोड़ दिया। वही दूसरी ओर मोबाइल पर ये सब देखकर अभिलाष ने गुस्से में आग बबूला होकर कहा, इस फैकल्टी का क्या नाम है? इसे तो मैं, क्या तूने देखा कैसे उसने रुद्री का हाथ पकड़ा और फिर छोड़ा ही नहीं? ये रुद्री भी कितनी केयरलेस है, किसी भी अजनबी आदमी से कोई क्यों हैंडशेक करेगा? आह, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मगर मैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? जब से मैं रुद्री से मिला हूँ तब से मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अभी तू क्या अजीब सी हरकतें कर रहा है? तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि रुद्री तेरी वाइफ है। चिल्ल, वो एक अजनबी है, तेरे घर में टेम्पररी बेसिस पर रह रही है और जल्द ही वह हमारे घर से कहीं और शिफ्ट हो जाएगी। प्रवीण ने अभिलाष की पीठ को हल्का सा थपथपाते हुए कहा। चल घर चलते हैं, काफी देर हो गई है, अभिलाष ने अपना कोट उठाते हुए कहा। हाँ चल, रंभा आंटी को कॉल तो कर ले भाई, पता कर कि शंकर और बृंद कहाँ तक पहुँचे। बेचारी रुद्री को तो तूने काम वाली बाई बना कर रख दिया है, तू बहुत क्रूअल है, किरण ने मोबाइल की ओर इशारा करते हुए अभिलाष से कहा। अभिलाष ने तुरंत रंभा जी को कॉल किया। माँ, शंकर और बृंद को अभी मत भेजना, यहाँ पर प्रवीण सब संभाल लेगा। अभी मैं चाहता हूँ कि शंकर और बृंद थोड़े दिन खेती का काम देखें, मैं बाद में उन दोनों को बुला लूंगा, यहाँ पर सब ठीक है, अभिलाष ने पार्किंग की ओर जाते हुए मोबाइल पर कहा। तुझे क्या हुआ, तू कब से लोगों को छुट्टी देने लगा? रंभा जी ने थोड़ा शक करते हुए पूछा। मैंने कोई छुट्टी नहीं दी है माँ, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना, मैंने उन्हें खेती का काम दिया है, वे दोनों मेरे सबसे अच्छे एम्प्लॉय हैं, बाकी सब ठीक है माँ, टेक केयर, अभिलाष ने अपनी उंगलियों को देखते हुए कहा और कॉल कट कर दिया। क्या रुद्री घर नहीं जाएगी? अभिलाष ने गाड़ी में को ड्राइवर सीट पर बैठते हुए कहा। रुद्री अपने दोस्तों के साथ जाएगी, प्रवीण ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। अभिलाष ने थोड़ा अचंभित सरप्राइज होते हुए कहा। दोस्त? कौन से दोस्त? मेघराज और अद्वैता, वे दोनों अब उसके पक्के दोस्त बन चुके हैं। अभी उन तीनों में ईमानदारी बहुत कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन फैक्टर बॉन्डिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, प्रवीण ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। तो मेरे और रुद्री के बीच में मैथ्स एक कॉमन फैक्टर है, क्या इसका मतलब मेरी और उसकी बॉन्डिंग पक्की है? अभिलाष ने प्रवीण से कहा और एक सवाल भी किया। अच्छा एक बात बता, ये सुनील चेड्डा और शिवेश पांडे क्या टॉयलेट में भी तेरे साथ जाते हैं? भाई मान गए आंटी और अंकल को, उन्हें तेरी बहुत चिंता है, प्रवीण ने अभिलाष के सवाल को अनसुना करते हुए बॉडीगार्ड्स को रिव्यू से फॉलो करते हुए देखकर कहा। अभिलाष ने अपने फाइल्स के पेपर्स को पढ़ते हुए कहा। वे दोनों बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, माँ और पापा को सिर्फ अपने खानदान और उसके नाम से मतलब है, मुझसे उन्हें इतना ही मतलब है कि मैं उनके लिए सोने की अंडे देने वाली मुर्गी हूँ, मतलब बहुत ज्यादा पैसा कमाने का मीडियम हूँ। मुझे अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो वो है सिद्धि और तू, बस यही मेरी प्यारी सी दुनिया है। तभी सिद्धि का कॉल आया। अभिलाष ने कॉल उठाया। भाई जाते वक्त आपने मुझे बाय क्यों नहीं कहा? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, सिद्धि ने अपना मुंह फुलाकर नाराज होते हुए मोबाइल पर कहा। सिद्धू, तू घोड़े बेचकर सो रही थी, मतलब गहरी नींद में थी, इसीलिए मैं अपनी मीटिंग के लिए गोमत तुझसे बिना मिले चला गया। तू दोपहर में भी इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकती है मेरी कुंभकर्ण? अभिलाष ने कमेंट मारते हुए सिद्धि को चिढ़ाने के उद्देश्य से कहा। भाई मैं आपकी तरह हाय पैसा नहीं करती, इसीलिए सुख नींद से सोती हूँ। अच्छा वेणु कैसे हैं? सिद्धि ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। मैं और वेणु एक ही उम्र के हैं, मैं तुझसे पूरे 5 साल बड़ा हूँ, मतलब वेणु भी तुझसे 5 साल बड़ा है, तू उसे उसके नाम से क्यों बुलाती है? भैया क्यों नहीं कहती? बैचलर इन सोशल वर्क करने के बाद तुझे ज्यादा समझदार होना चाहिए। अब तो तूने मास्टर इन सोशल वर्क में एडमिशन ले लिया है, क्या तुझे एमएसटीजी यूनिवर्सिटी में यही सिखाया जाता है? अभिलाष ने सिद्धि को प्यार से थोड़ा डांटते हुए कहा। हो गया आपका बोलकर, अब चलो मोबाइल वेणु जी को दे दो, सिद्धि ने अपनी बात पर अड़े हुए कहा। क्या बात है? प्रवीण ने स्पीकर पर कहा। कुछ नहीं, बस आपकी आवाज मुझे अच्छी लगती है, एकदम मेरे स्कूल के एक फेवरेट टीचर की तरह, सिद्धि ने थोड़ा प्यार से कहा। प्रवीण ने रो हाउस में गाड़ी पार्क करते हुए कहा। क्या सिद्धू तुम पागल हो? जाओ अपना सवेरा का काम कंप्लीट करो, मुझे अपनी सारी ऑडिट रिपोर्ट्स भेजो। चाचा जी
मुझसे ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे थे, इलेक्शन में सब कुछ दिखाकर। चैप्टर 8। प्रवीण ने कहा, क्या जनता इतनी सीधी है कि उसे पता नहीं चलेगा कि अपना सवेरा गुप्त सर्वजन पार्टी का नहीं है बल्कि तुम्हारा है। सब बहुत अजीब है। खैर, मैंने जैसा कहा है वैसा करो। वेणु, आप और भैया बस मनी मीटिंग मशीन बनकर रह गए हो। मतलब पैसे छापने की मशीन। इतने बेसुरे, कर्कश, कौवे की तरह आप दोनों की आवाज है। सिद्धि ने अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए कहा। अच्छा चलो बाय, प्रवीण ने कहा और कॉल कट कर दिया। ये वेणु भी ना, पिछले 17 साल से मतलब जब मैं 3 साल की थी तब से इनके पीछे परछाई की तरह रहती हूँ। इन्हें मेरे सच्चे प्यार का कभी भी एहसास ही नहीं हुआ, हार्टलेस कहीं के। सिद्धि ने अपनी नम आंखों के कोनों को पोंछते हुए कहा। चल, मैं फ्लैट पर जा रहा हूँ, शंकर और बृंदा को आने दे। रुद्री के लिए मैं एक रेंट पर घर ढूंढ दूंगा ताकि वो वहां जाके आराम से रह सके। प्रवीण ने कार की चाबी अभिलाष को देते हुआ कहा। तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, कान खोलकर सुन ले, मतलब ध्यान से सुन ले। रुद्री तेरी भाभी है, अब भविष्य में जो भी हो मैं रुद्री से ही शादी करूंगा। हालांकि मैं उसकी रजामंदी के बिना ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, अभिलाष ने प्रवीण को अपने दिल की बात बताते हुए कहा। प्रवीण ने मुस्कुराते हुए कहा, पता है तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तू खुद अपने लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चल, मैं बहुत थक गया हूँ, घर जाकर तुझे कॉल करूंगा। अगर तुझे नींद नहीं आएगी तो टैबलेट ले लेना अभी। तेरे बदन पर तुझे बिच्छू चलने जैसा आभास होता है। अगर तू ठीक से नहीं सोएगा तो सांप चलने जैसा एहसास होगा और ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। रेस्ट इज मस्ट। बाय। ओके, मैं ध्यान रखूंगा, बाय। अभी ने प्रवीण को हाथ हिलाकर अलविदा कहते हुए कहा। स्कूल के प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग के पीछे इनका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? उनके साथ वो आदमी कौन है? रुद्री ने एक औरत की ओर हाथ दिखाते हुए अद्वैता से पूछा। अच्छा, ये इस औरत की कहानी बहुत अजीब है। ये भी कुछ अलग सी है। ये मुझसे अपनी हर बात शेयर करती है। हम दोनों पड़ोसी हैं। हालांकि इनके और मेरे में 11 साल का अंतर है, फिर भी हमारा रिलेशनशिप 2 सगी बहनों जैसा है। रुद्री, तुम में बहुत मासूमियत है। मैं आज इसीलिए इनकी एक बात तुम्हें बताने जा रही हूँ, अद्वैता ने बड़े ही रिलैक्स अंदाज में कहा। फ्लैशबैक। डी के बुक सेलर प्राइवेट लिमिटेड का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हमारे स्कूल में आता था। एक दिन हम सभी को शैलेंद्र बहुत सारी बुक बेचने के लिए आया। अब ये है इंटरनेशनल स्कूल, बस सब लोग कूद पड़े बुक्स खरीदने के लिए। हर किताब का दाम उसने मार्केट रेट से 15% कम बताया। सब लोगों ने उससे 20% डिस्काउंट की मांग की। लोगों की आदत होती है, कितना भी डिस्काउंट दुकानदार दे दे फिर भी पब्लिक और डिस्काउंट मांगती है। उसकी दोस्ती इन मैडम से हो गई। 7 दिन बाद रात के 8 बजे शैलेंद्र अपने दोस्त राघव के साथ एक पार्टी में जा रहा था। एक चमचमाती हुई रेड कलर की मर्सिडीज रुकी और उर्वशी मैडम उससे बाहर उतरी। उस महिला का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि शैलेंद्र उन्हें दोबारा देखकर कुछ बोल ही नहीं पाया, बस उन्हें देखता रह गया। वह सेक्सी महिला कोई और नहीं उर्वशी मैम थी। शैलेंद्र को उन्होंने अपना नंबर देते हुए कहा, भविष्य में बुक्स को बेचने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करिएगा, मेरा नाम उर्वशी है। शैलेंद्र बस उर्वशी मैम को एक टक से बस देखता ही रह गया। मैडम ने शैलेंद्र का नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया। बाइक आगे बढ़ाते ही राघव ने कहा, मैडम बहुत तेज और समझदार है। वो जानती है कि तेरे जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की मदद करेगी तो उन्हें भी कमीशन मिलेगा। इसके 6 दिन बाद दोपहर का समय था। मिसेज उर्वशी का कॉल शैलेंद्र को आया। शैलेंद्र जी, गुड आफ्टरनून, मैं उर्वशी बोल रही हूँ, आप कैसे हैं? उर्वशी ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे कॉल किया, शैलेंद्र ने कहा। मैंने आपको कॉल तो इसलिए किया है कि आपका एड्रेस जान लूँ ताकि आपके पास कभी कभार सीधे बुक्स लेने आ सकूं, उर्वशी ने कहा। शैलेंद्र के एड्रेस बताने पर उर्वशी ने कहा, आप तो मेरे पड़ोसी निकले, हम भी विश्वपटा सिटी में ही रहते हैं, MSTG इंटरनेशनल स्कूल के पास। मेरे मालिक डी के गणेशन के बंगले का केयर टेकर भी मैं ही हूँ। वे लोग तो दुबई में रहते हैं। उनके मैनेजर शिवहार जी और मैं एक साथ मिलकर सारा बिजनेस संभालते हैं, शैलेंद्र ने उर्वशी मैम से कहा। कुछ देर की बातचीत के बाद में उनकी कॉल समाप्त हो गई। शाम को उर्वशी ने अपने नौकर को शैलेंद्र के घर भेजा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक मंगवाई, साथ में चॉकलेट का एक डिब्बा भी उसके लिए भेज दिया। शैलेंद्र ने धन्यवाद कहने के लिए फ़ोन किया। उर्वशी ने कहा, किस बात का धन्यवाद शैलेंद्र जी, जीवन में संबंध ऐसे ही बनते हैं। उनकी अक्सर बातचीत और कनेक्टिव पर चैटिंग होने लगी। बस इनका और उसका फ़ोन कॉलिंग का मामला भी धीरे धीरे सेट हो गया। तभी एक दिन उर्वशी ने कहा, आपने मुझे फिजिक्स की बुक नहीं भेजी। सॉरी,
मैं भूल गया था, आप किसी को कल मेरे घर भेज दीजिए, मैं दे दूंगा, शैलेंद्र ने कहा। किसी को आपके घर भेज दूं? आपका हमारे घर आना वर्जित है क्या? हाँ हाँ हाँ, उर्वशी ने कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा कि मेरा आपके घर आना रणदीप साहब को अच्छा लगेगा या नहीं, शैलेंद्र ने कहा। क्यों, रणदीप को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? वैसे सुबह 8 बजे रणदीप दोनों बेटियों गीतांजलि और स्वरांजलि को लेकर निकल जाते हैं, उनको स्कूल ड्रॉप करके 9 बजे तक शोरूम पहुंच जाते हैं, उर्वशी ने कहा। क्या आपकी 2 बेटियां हैं? और ये शोरूम क्या है? शैलेंद्र ने कहा। गीतांजलि, स्वरांजलि मेरी जुड़वा बेटियां हैं, गीतांजलि 20 मिनट बड़ी है और बी.एस. रोड पर हमारा फर्नीचर का काफी बड़ा शोरूम है, मुझे रोज 7:15 AM स्कूल पहुंचना होता है, कल मैंने छुट्टी ली है, आप मेरे घर कल आओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उर्वशी ने अपनी गर्दन को सहलाते हुए कहा। ठीक है, मैं ज्यादातर 9 बजे घर से निकलता हूँ, कल आपके घर की तरफ से होते हुए अपने ऑफिस निकल जाऊंगा, शैलेंद्र ने कहा। हमारे साथ एक कप चाय पीनी पड़ेगी, इतना समय लेकर आइएगा, उर्वशी ने कहा। दूसरे दिन शैलेंद्र उनके घर पहुंचा तो आलीशान बंगला देखकर दंग रह गया। उसने उर्वशी को बुक दिया और कई नई बुक्स के बारे में बताया। इतने में उर्वशी की नौकरानी चाय ले आई। उर्वशी ने नौकरानी से कहा, तुझे जाना हो तो चली जा, शाम को जल्दी आ जाना। चाय पीते पीते शैलेंद्र ने उसके बंगले की तारीफ की। उर्वशी ने कहा, आप चाय पी लीजिए, फिर आपको ऊपर तक दिखाती हूँ। तो चाय पीने के बाद बंगले का एक एक कोना दिखाते हुए अंत में वो अपने बेडरूम में पहुंची। शानदार कमरा, आलीशान फर्नीचर देखकर शैलेंद्र दंग रह गया। शैलेंद्र ने कहा, मैडम, आपका बेडरूम तो स्वर्ग से भी सुंदर है। उर्वशी ने कहा, शैलेंद्र, माना मेरा बेडरूम स्वर्ग से भी सुंदर है, लेकिन तुम्हारे जैसे एंजल के बिना अधूरा है। मैं तुम्हें साफ साफ बताऊं कि रणदीप के साथ मेरा जिस्मानी रिश्ता पिछले 5 साल से न के बराबर है, और मेरी किटी पार्टी की सभी फ्रेंड्स की पर्सनल लाइफ लगभग ऐसी ही है। इस उम्र में आकर पति पैसे के पीछे भागते रहते हैं और औरतें घर में तड़पती हैं। रणदीप अक्सर देर से लौटते हैं, ड्रिंक करके, डिनर करके आते हैं और आते ही सो जाते हैं। मेरी फ्रेंड्स ने तो अपने घरेलू नौकरों के साथ अपनी सेटिंग कर रखी है, कितनी बार इच्छा होने के बावजूद मैं ऐसा नहीं कर सकी। उस दिन पहली बार मैंने स्कूल में तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि मेरे सपनों के राजकुमार तुम हो। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बनाए। इतना कहकर उर्वशी ने अलमारी खोली और लगभग 20 ग्राम वजन की सोने की ब्रेसलेट शैलेंद्र के हाथों में डालते हुए उर्वशी ने कहा, शैलेंद्र, मेरे प्यार का यह उपहार स्वीकार करो। 1 लाख रुपए की ब्रेसलेट हाथों में और जीवन में पहली बार किसी औरत को प्यार करने का मौका शैलेंद्र कैसे छोड़ सकता था। शैलेंद्र ने उर्वशी का हाथ चूमकर कहा, उर्वशी, यू आर टू हॉट। मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करूंगा। उर्वशी शैलेंद्र के गले लग गई और शैलेंद्र को बेतहाशा किस करने लगी। उर्वशी ने एक बार फिर से अलमारी खोला और खाकी रंग का एक लिफाफा शैलेंद्र को देते हुए कहा, यह मैं कल ही लेकर आई हूँ। शैलेंद्र ने खोलकर देखा तो उसमें 12 कॉन्डोम का पैक था। यह कितने दिन में खत्म करना है? शैलेंद्र ने पूछा। मैं तो चाहती हूँ कि इसे खत्म करने से पहले तुम बेडरूम से बाहर न जाओ, उर्वशी ने कहा। और वे दोनों मुस्कुरा दिए। हालांकि घर में उन दोनों के सिवाय कोई नहीं था, फिर भी शैलेंद्र ने बेडरूम का दरवाजा बंद किया और उर्वशी को गोद में उठा लिया। लगभग 32-33 साल की उम्र, 5 फीट 5 इंच कद, गेहुआ रंग, सुंदर कजरारे नैन, 36 साइज का ब्रेस्ट और 36 इंच का हिप। कुल मिलाकर बहुत सेक्सी लेडी थी और फिर इतना गजब का रिटर्न्स कर रही थी। उसे शैलेंद्र ने बेड पर लिटाया। उर्वशी ने कहा, तुमने तो ऐसे उठा लिया जैसे कि मैं एक हल्की सी डॉल हूँ। रणदीप तो तब भी नहीं उठा पाए थे जब मैं इससे आधी थी। अपनी पैंट, शर्ट व बनियान उतार कर शैलेंद्र अपने बेड पर आ गया। उर्वशी के पूरे बदन के ऊपर शैलेंद्र ने अपना हाथ फेरा और उसे बड़े प्यार से सहलाया। जीवन में पहली बार शैलेंद्र किसी के साथ सेक्स करने वाला था, लेकिन उस तरह की मूवी देखकर बहुत तजुर्बा हासिल कर चुका था। हालांकि शैलेंद्र के दिमाग में एक बात चल रही थी, वह बात क्या थी? चैप्टर 9। हालांकि शैलेंद्र के दिमाग में एक बात चल रही थी, वह बात उसने बाद में उर्वशी को बताने का सोचा। उर्वशी के पूरे बदन को सहलाते हुए शैलेंद्र उसके लिप्स को लिक करने लगा। कुछ देर बाद उर्वशी ने खुद ही अपने कपड़े खोलकर अपने आप को शैलेंद्र को सौंप दिया। शैलेंद्र समझ गया, वो बहुत जल्दी में थी, बरसों से सेक्सुअली ऑब्सेस थी। शैलेंद्र ने उसके हर अंग को एक्सप्लोर करना शुरू किया, उसे हर जगह टच किया, रब किया और प्रेस किया। दोनों की बॉडी में एक हॉट लिक्विड फ्लो होने लगा। उर्वशी तो सेक्सुअली ऑब्सेस्ड थी ही, शैलेंद्र भी उतावला हो रहा था।
शैलेंद्र ने प्रोटेक्शन पहना और उर्वशी के लोअर बैक को कसकर थामते हुए अपने बहुत करीब उसे लेकर आया। दोनों पैशनेटली एक दूसरे के माउथ को एक्सप्लोर करने लगे। उर्वशी ने कहा, शैलेंद्र तुम बेहद सेक्सी हो, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा लाइव मोमेंट मेरी जिंदगी में आएगा। शैलेंद्र ने कहा, क्यों, आप भी तो बहुत हसीन हो, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम ऐसे किसी रिश्ते में बंध जाएंगे। आपका हर अंग बेहद खूबसूरत है, यू आर माइंड ब्लोइंग। हाँ शैलेंद्र, तुमने ने मेरी जिंदगी बदल दी। 17 साल हो गए सेक्स करते हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज पहली बार सेक्स कर रही हूँ, उर्वशी ने कहा। शैलेंद्र ने पूछा, क्या आपकी शादी को 17 साल हो गए? उर्वशी ने कहा, नहीं, शादी को तो 16 साल हुए हैं। मतलब शादी से पहले कोई आशिक था? शैलेंद्र ने कहा, नहीं, आशिक नहीं था, हमारे कोच थे, उर्वशी ने कहा। उर्वशी ने पूरी बात बताते हुए कहा, दरअसल जब उर्वशी कक्षा 12 में पढ़ती थी तो अपने स्कूल की तरफ से कबड्डी खेलती थी। एक बार उर्वशी की टीम मैच खेलने के लिए वेंकटपुरम गई। वहां का मौसम इतना ठंडा था कि 7 लड़कियों को सर्दी लग गई। उर्वशी भी उनमें से एक थी। सुबह मैच होना था। रात को उर्वशी के कोच जज सर उर्वशी के कमरे में आए। उर्वशी का हाल चाल पूछा, उसका सिर और कलाई पकड़कर उसका तापमान चेक किया। जज सर ने कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? थकावट और कमजोरी फील कर रही हूँ, उर्वशी ने कहा। तुम्हारी थकावट और कमजोरी दूर हो जाए तो खेलने को तैयार हो? जज सर ने कहा। हाँ सर, इतनी दूर खेलने ही तो आए हैं, उर्वशी ने कहा। ठीक है, तुम्हारे लिए बढ़िया मौका है, सुबह खेलो और ट्रॉफी जीतो। मैं अभी आता हूँ तुम्हारी थकावट और कमजोरी की दवा लेकर, जज सर ने कहा। जज सर कई साल से उर्वशी के कोच थे। लगभग 47 साल की उम्र, साधारण कद काठी, लेकिन एक शेर की तरह रोबीले थे। थोड़ी देर बाद सर आए। उनके हाथ में 2 गिलास और गर्म पानी का जग था। गिलास और जग टेबल पर रखकर सर ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उर्वशी को थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन कुछ खास नहीं। सर ने दोनों गिलासों में आधा आधा गिलास गर्म पानी भरा और अपनी जेब से एक शीशी निकाली जिस पर ZB रम लिखा था। सर ने आधी आधी शीशी दोनों गिलासों में खाली कर दी। एक गिलास उर्वशी को देते हुए कहा, आंखें बंद करके पी जाओ। उर्वशी ने एक घूंट पिया और कहा, बहुत कड़वा है, दवा मीठी भी होती है क्या? एक सांस में पी जाओ, जज सर ने कहा। उर्वशी ने एक सांस में गिलास खाली कर दिया। सर धीरे धीरे सिप करके पी रहे थे। गिलास खाली करने के बाद सर ने पूछा, क्या अब ठंड लग रही है? उर्वशी ने कहा, नहीं सर, मुझे तो गर्मी लगने लगी, जज सर ने कहा। इतना कहकर सर ने अपना ब्लेजर और ट्राउजर निकाल दिया। अब वो टी-शर्ट और अंडरगारमेंट में थे। उर्वशी के ब्लैंकेट में घुसते हुए सर ने कहा, अब तुम्हारी थकावट का इलाज कर दें। सर ने उर्वशी के बदन पर हाथ रखा और हर जगह सहलाने लगे। उर्वशी को थोड़ा अजीब लगा, पर थोड़ी देर बाद उसे अच्छा लगने लगा। तभी सर ने उसके पूरे कपड़े निकाल दिए। उर्वशी मदहोश होकर लेटी हुई थी। सर ने अपनी अंडरगारमेंट उतारा और उर्वशी के साथ संभोग किया। उस दिन से लेकर उर्वशी की शादी वाले दिन तक सर उर्वशी के साथ लगातार सेक्स करते रहे। उर्वशी का बेडरूम प्रेजेंट। अच्छा, शैलेंद्र ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। जैसे उसका पछतावा कम हो गया हो, उसे हल्का महसूस हो रहा था। पहले कहीं न कहीं उसके दिल पर एक बोझ सा था। उसे लग रहा था कि किसी और की पत्नी के साथ सेक्स करना ठीक नहीं है। हालांकि जैसे ही उसे उर्वशी के अतीत के बारे में उसे पता चला, तो वह समझ गया ही उर्वशी अपनी सेक्सुअल डिजायर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। इस कारण फाइनली उसने अपने पति को आज धोखा दे ही दिया। उर्वशी ने कहा, फिर मैं रणदीप के घर आ गई और साल भर में ही गीतांजलि और स्वरांजलि पैदा हो गईं। उर्वशी की बातें सुनते सुनते शैलेंद्र ने उसके साथ बहुत बार संभोग किया और दोनों पसीने पसीने हो गए। अब सेक्स का ये प्रोग्राम आए दिन बनने लगा। स्कूल के प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग के पीछे शाम का वक्त। अभी भी ये दोनों मिलते हैं और इनका सिलसिला चल रहा है। फिलहाल यहाँ से देखकर लगता है कि इनके बीच थोड़ी अनबन चल रही है। अरे, ये इनका रोज का नाटक है। चलो डार्लिंग, घर चलते हैं, अद्वैता ने कहा। अजीब है, इनके पति को ये कैसे धोखा दे सकती हैं? रुद्री ने कहा। रुद्री, तुम सिर्फ मैथ्स पर ध्यान दो, छोड़ो इन लोगों को। ऐसे लोग इस शहर में बहुत मिलेंगे, क्या पता रणदीप सर का भी मामला कहीं सेट हो। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि शादी कर लेते हैं, सेक्स की वजह से बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर पति अपने रास्ते और पत्नी अपने रास्ते, दोनों नए पार्टनर्स बना लेते हैं। डिवोर्स नहीं लेते क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की कैरेक्टरलेस
बिहेवियर को स्वीकार कर लिया है, चल कुछ मत सोच, बहुत देर हो गई है, घर चलते हैं, मैं तुझे ड्रॉप कर देती हूँ, अद्वैता ने कहा। यार तुम कैसे उनसे दोस्ती कंटिन्यू कर सकती हो? रुद्री ने कहा। क्यों नहीं रुद्री, किसी ने खूब कहा है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, सिर्फ ये करैक्टरलेस है, इस वजह से मैं इनसे अपनी दोस्ती नहीं तोड़ूंगी। यार ये बहुत हेल्पफुल इंसान है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, स्कूल के बेस्ट फैकल्टी में से एक है, इनमें बहुत सारी खूबियां हैं। आई नो की करैक्टरलेस बिहेवियर एक बहुत बड़ी कमी है, पर यार ये उनका पर्सनल मैटर है। मैं और मेघराज कुमार सर यहाँ पिछले 2 साल से नौकरी कर रहे हैं। उर्वशी मैम यहाँ पिछले 15 साल से नौकरी कर रही है। उन्होंने 18 साल कमरा से यहाँ प्री प्राइमरी टीचर के पद पर ज्वाइन किया था, अद्वैता ने कहा। रुद्री अभी भी उर्वशी के नाजायज रिश्ते के बारे में सोच रही थी। अद्वैता रुद्री के चेहरे से सब समझ गई। रुद्री सुन, ये स्कूल एक जंगल है, इसमें सरवाइव करने के लिए उर्वशी मैम की बहुत ज़रूरत है। उर्वशी मैम इस स्कूल में पिछले 15 साल से हैं, वह सिर्फ 18 साल की थी जब उन्होंने स्कूल में एनआरटी की पोस्ट से शुरू किया। प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते मैम ने अपनी भी पढ़ाई जारी रखी और आज मैम एसएससी को पढ़ाती हैं। मैम एमएससी केमिस्ट्री और एमएड है। वह बहुत ही रिच परिवार से हैं। उनके पिताजी के कई सारे स्वीट शॉप्स एंड आउटलेट्स विश्वपुरम में है। उनके स्वीट्स शॉप्स एंड आउटलेट्स का नाम है स्वीटनेस एंड ट्रीट। उन्हें न सिर्फ हमारे स्कूल के बारे में बल्कि पूरे एम.एस. तक्षशिला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उसके पास्ट प्रेजेंट और सारे एम्प्लॉइज के बारे में पता है। वह एक चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया है। वह इस स्कूल की शेयर होल्डर में से एक है। अद्वैता ने सारे पत्ते खोलते हुए, मतलब असली बातें बताते हुए कहा। अब रुद्री को हुक्म का इक्का मिल गया था। इस स्कूल रूपी जंगल में जीने के लिए उर्वशी बेस्ट मैनुअल गाइड बुक थी। ये इतनी देर से जो उर्वशी गाथा चल रही थी, उसके पीछे का कारण मुझे समझ आ गया है। सही है, मैं क्यों ना आसपास के लोगों में चेंज छह रही हूँ। आई विल एक्सेप्ट them एज इट इज। जैसे वे लोग हैं, मैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करूंगी। मेरा मन शांत रहेगा, मेरा काम पर फोकस बढ़ेगा। हाँ, इससे अपने आप मेरे अंदर दूसरों के लिए पॉजिटिव फीलिंग आएगी, दूसरे भी मुझे पॉजिटिवली लेंगे। वह बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं अगर हम खुद को बदलेंगे। दूसरों को नहीं, दूसरे कभी नहीं बदलेंगे, मगर हम खुद को बदल सकते हैं। बिंगो, रुद्री ने मुस्कुराते हुए कहा। अद्वैता ने रुद्री का मुंह कसकर दबाया और चुप रहने का आंखों से इशारा किया। रुद्री ने अपनी पलकें झपकाईं। अद्वैता ने उसके मुंह पर से अपना हाथ तुरंत हटा लिया। अद्वैता ने कहा, तू पागल है, वे दोनों हमारी आवाज़ सुन सकते हैं। अब चल यहाँ से। हम उन लोगों के काफ़ी करीब खड़े होकर सारा तमाशा देख रहे हैं। उनको पता चल गया तो वे दोनों एम्बेरस हो जाएंगे। जल्दी चल, आज पीजी में मेरा टर्न है खाना बनाने का। हम 4 रूममेट्स हैं, हर दिन हम सभी का एक एक करके टर्न आता है। सुबह का नाश्ता और रात का खाना बनाने का क्षय आज मेरा टर्न है। खाने का नाम सुनकर रुद्री वही जम गई। उसे चक्कर आने लगे। उसे अभिलाष की याद आई। जल्लाद अभिलाष की याद आते ही रुद्री को बहुत टेंशन हुई। रुद्री ने थोड़ा सा हकलाते हुए कहा, अद्वैता प्लीज मुझे घर जाना है, मुझे तो रोज खाना बनाना है, मैं तो आज बहुत लेट हो। चैप्टर 10। रुद्री ने थोड़ा सा हकलाते हुए कहा, अद्वैता प्लीज मुझे घर जाना है, मुझे तो रोज खाना बनाना है, मैं तो आज बहुत लेट हो जाऊंगी, जल्दी चलो। अब क्या होगा? रुद्री ने जानबूझकर अद्वैता को स्कूटी ओलेंडर सोसाइटी से थोड़ी दूर रोकने के लिए कहा। चलो, मुझे तुम्हारा घर देखना है, अद्वैता ने कहा। रुद्री का बहाना पहले से ही रेडी था। उसने धीरे से कहा, अद्वैता मेरा हाउस ओनर एक सीनियर सिटीजन खडूस अंकल है, बहुत डांटता है, तुम अगर चलोगी तो फिर अच्छा कोई नहीं, तू मेरे पास आ जाना, हम मेरे कमरे में मिलकर मस्ती करेंगे। ओके स्माइल, ठीक है मैं चलती हूँ, बाय। अद्वैता ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने घर चली गई। रुद्री को अद्वैता जैसी बेस्ट फ्रेंड से झूठ बोलते हुए बहुत खराब लग रहा था। गुस्से में उसने अपना पैर पटका और कहा, गॉड डैम इट, खडूस अंकल। तभी रुद्री को घर के रूल्स याद आने लगे। वह घर की ओर बेतहाशा भागने लगी। ओलेंडर सोसाइटी, रो हाउस नंबर 304। अभिलाष का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो किचन में खड़ा होकर बहुत कुछ सोच रहा था। उसने आज पूरा मन बना लिया था। उसने तय कर लिया था कि वह आज रुद्री को सबक सिखाएगा। रुद्री ने देखा कि रो हाउस का मेन डोर खुला है। वह चोरों की तरह दबे पैर अंदर आई और ऊपर जाने लगी। मिस बडबड, रुको, अभिलाष की कर्कश आवाज आई। रुद्री वही तीसरे स्टेप पर जमसी गई। उसका बैग कंधे से फिसलकर नीचे गिर गया।
उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। हो गया, उर्वशी मैम के बारे में सब कुछ पता करके। तुम कितनी चीप और गिरी हुई इंसान हो, तुम्हें दूसरों की लाइफ में बहुत दिलचस्पी है। आई वंडर कि तुम स्कूल में बच्चों को क्या खाक पाओगी। तुम एक नंबर की गॉसिप मूंगर हो, यू आर डिस्गस्टिंग। अभिलाष ने रुद्री के चेहरे के बहुत करीब अपना चेहरा लाकर कहा। अब रुद्री कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने 1 इंच की दूरी से ही अभिलाष की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर गॉसिप मूंगर में नहीं आप हैं। आप मेरी हर मूवमेंट की खबर रखते हैं। और जहां तक रही उर्वशी मैम की बात, उनके बारे में मैं किसी और मकसद से जानकारी हासिल कर रही थी। ये सब बातें आप जैसे शक्की इंसान को नहीं समझ में आएंगी। रुद्री वापस मुड़ने को हुई तो अभिलाष ने रुद्री को कसकर उसकी कमर से पकड़ लिया। फिर उसका ब्रेस्ट पूरी तरह से अभिलाष ने सीने को टच कर रहा था। अभिलाष ने अपने दोनों हाथों से रुद्री का चेहरा अपने चेहरे के बहुत पास लाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। रुद्री इससे पहले कि कुछ समझ पाती, अभिलाष ने रुद्री के माउथ को इन्वेट करते हुए उसके हर कोने को लिक किया। रुद्री के टंग को अपने टंग से ट्विस्ट करके बहुत देर तक उसे पैशनेटली किस किया। सर, मुझे जाने दो, रुद्री ने उसी किस्से की पोजीशन में कहा। अभिलाष की मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ाना नामुमकिन था। लेट मी लव यू, तुमने मुझे उस साल के मैथ्स स्कॉलर कंटेस्ट के बाद क्यों नहीं कांटेक्ट किया? तुमने मुझे पहचान कर भी क्यों नहीं पहचाना? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने फर्स्ट लव को इग्नोर करोगी। रुद्री, तुम क्यों गायब हो गई? अभिलाष ने रुद्री को अपनी बाहों में कैद करते हुए कहा। रुद्री का दिल जोर से धड़क रहा था। अभिलाष की सेक्सी कोलोन की खुशबू रुद्री को दीवाना बना रही थी। मुझे तुम्हारी मुस्कान पागल कर देती है। जब तुम हंसती हो तो लगता है बस ये पल यही थम जाए। यू आर माई मूनलाइट, कूल एंड ब्राइट। अभिलाष ने रुद्री के चिन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा। कानों में मिश्री घोल देने वाली आवाज को सुनकर रुद्री ने कहा, आई एम ग्रोइंग क्रेजी। आप मुझे अपने प्यार में पूरा पागल कर दोगे, या यूं कहूं कि पागल कर चुके हो। ये तुम्हारी खरगोश के जैसी चंचल आँखें, ये तुम्हारी ये ईंटीजिंग कमर, मतवाला कर देने वाला ये अट्रैक्टिव बदन। उफ, मैं तो बस तुम्हें हर बार पूरी तरह से पा लेना चाहता हूँ। तुम्हारी ये गहरी आँखें, उन पर ये सुंदर घने आईलैशेस। यू आर डैम ब्यूटीफुल। पूरी रात हमारी है, हमें हर पल को जी भर कर जी लेना चाहिए। मैं तुम्हारे हर ख्याल पर हावी हो जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एंजॉय विथ यू। तुम्हारे साथ मैं हर पल खुद को तुम्हारे प्यार के नशे में चूर चूर महसूस करता हूँ। अभिलाष ने रुद्री के पीठ को अपने हाथों से धीरे धीरे सहलाते हुए कहा। अभिलाष के हर टच से रुद्री अपने अंदर एक मदहोशी वाली फीलिंग महसूस कर रही थी। रुद्री से रहा नहीं गया। रुद्री ने पूरी एक्साइटमेंट के साथ अभिलाष को अपने गले से लगा लिया। अभिलाष ने रुद्री को इस कद पकड़ा कि उन दोनों का शरीर का हर इंच टच हो रहा था। दोनों दो रूह एक जान लग रहे थे। पूरे दिन भर की थकान पल में गायब हो गई थी। अभिलाष की आंखों की गर्मी एक दहकते हुए प्रेमन में बदल गए। रुद्री को अपनी बेली में फ्लिटरिंग महसूस होने लगी। जैसे ही अभिलाष ने असकी गर्दन को अपने हाथों में लिया, रुद्री के मुंह से आह निकल पड़ी। अभिलाष ने उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लाया। दोनों एक दूसरे की गर्म सांसों को महसूस कर सकते थे। अभिलाष ने अपनी रफ आवाज में कहा, मुझे हमारी पहली लव इन फ्रेंच किस याद है? क्या तुम्हें याद है? मुझे हर मोमेंट याद है। उसके बाद क्या हुआ वह भी याद है। वो इंटेंस रोमांटिक पल, उसकी पहले की वो चाहत और बाद का दीवानापन, सब कुछ याद है। आंख बंद करने पर उसे मैं हर पल जीता हूँ। इससे पहले कि रुद्री कुछ कहती, अभिलाष ने रुद्री के लिबों पर अपने लब रख दिए और उसे इंटेंसली किस करने लगा। रुद्री के पूरे बदन में सिहरन होने लगी। वह अपनी नसों में अलग सा खिंचाव महसूस करने लगी। रुद्री सिहर उठी जैसे ही अभिलाष ने रुद्री को उसके थाइस पर छुआ और रुद्री के टंग को अपने टंग से छूकर पूरा एक्सप्लोर करने लगा। रुद्री की आह निकल गई। 4 साल पहले का वो फ्रेंच किस का हर लम्हा बहुत स्वीट था। आज की ये रात बहुत ज्यादा पोसेसिव डिजायर से भरी थी। रुद्री ने अपने आप को रोकना चाहा। उसे पता था कि ये सिलसिला रात भर और फिर सुबह तक नॉन स्टॉप चलता ही रहेगा। ये प्यार भरे पल बस कुछ घंटे के लिए चाहिए थे, मगर अभिलाष की रुद्री के ऊपर मजबूत पकड़, ऊपर से रुद्री के टन का हानि जब अभिलाष ने पिया तो रुद्री के अंदर की दबी हुई इच्छा जाग उठी। अभिलाष ने रुद्री को और भी गहराई से किस किया, जिससे रुद्री के मुंह से लगातार आह निकलती रही। रुद्री ने अभिलाष को बहुत कसकर पकड़ा था ताकि उन दोनों के बीच में थोड़ा भी फासला न रहे। ये चाहत की भूख सिर्फ रुद्री को ही नहीं बल्कि अभिलाष को भी हो रही थी। रुद्री को अभिलाष के कसकर पकड़ने के रफ तरीके से पता चल रहा था
कि अभिलाष का पूरा शरीर गर्म हो गया था। रुद्री का हर अंग मचल रहा था, उसके वूंद में फ्लटरिंग हो रही थी। अभिलाष के हाथ रुद्री की पीठ पर गए और उसने उसे अपने और करीब खींच लिया, इतना करीब कि अभिलाष का स्ट्रॉन्ग शरीर फिर से रुद्री के कोमल बदन को बहुत ज्यादा दबा रहा था। अभिलाष का मुंह रुद्री के मुंह पर कुछ इस तरह से हावी था कि जैसे वो सदियों से भूखा हो। अभिलाष ने अपने होठों को रुद्री के होठों से चिपकाते हुए उसके टंग पर पूरा काबू पा लिया था। उसने रुद्री की सांसों पर ऐसा कब्जा किया कि रुद्री के लंग्स में दर्द सा होने लगा था। रुद्री की हल्की सी आह निकल गई और उसने और लव मेकिंग की मांग की। उसके हाथों ने अभिलाष को बहुत कसकर पकड़ा था। धीरे धीरे रुद्री की कोमल उंगलियां अभिलाष के कंधे, फिर सीने, फिर एब्स को सहलाने लगी। अभिलाष की एक्साइटमेंट की लिमिट नहीं थी। उसने अपनी उंगलियों की तेज पकड़ रुद्री के गले पर कर दी। अभिलाष का माउथ रुद्री के माउथ के ऊपर था। वो रुद्री को और डीपली किस करने लगा। रुद्री को पता चल चुका था कि अभिलाष आज उसे नहीं जाने देगा। अभिलाष के शरीर की असीम ताकत, उसकी डार्क एंड डीप डिजायर ने रुद्री के बदन पर ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया था। रुद्री को अपने पेट के अंदर एक अजीब सी गर्मी का एहसास हो रहा था। उसे अभिलाष की जरूरत का एहसास हो रहा था। रुद्री ने अपने पैरों को अभिलाष के हिप्स पर रैप किया। रुद्री को अपने कोमल अंग पर एक हार्डनेस का एहसास हुआ। उसी पल उसके पूरे शरीर में जैसे आग सी लग गई। उसने अपने नाखूनों को कसकर अभिलाष के कंधों पर ग्रिप बनाते हुए दबा दिए। रुद्री Ne inhalasa ko apane pasa kinka inhalasa ne eka aha barate hu oragaharai se rudri ko kisa kia usa katha usa xihair se usa hipsa parakale guy. Rudri ke badana ki garmi barha guy ye sima plazara usain kara sala pahale apane farsta frinka kisa para mahasusa kia da inhalasa ko abi bahuda kucha kahida. Tabi rudri ka mobile baha. Thanks for watching and subscribe our comments.